अस्सलामुअलैकुम देवता एपिसोड 256। मेरी दास्तान यूं चल रही थी कि मैंने और सोनिया ने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए पैदा होने वाले दुश्मनों को बेनकाब करने का अज़म किया था। मैं जोरा जोरी के बाप कर्नल जेकब वॉलबर्ग के दिमाग से 16 टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते मालूम कर चुका था। मेरा ख्याल था कि मैं ही ये कारनामा अंजाम दे रहा हूँ, मगर आप जान गए हैं कि लैला और सुल्ताना भी कर्नल के दिमाग से ऐसी मालूमात हासिल कर चुकी हैं। लैला बाल्टीमोर में सोनिया के काम आ रही थी और सुल्ताना न्यूयॉर्क में सोनिया सानी से राब्ता कायम करती रहती थी। यूं देखा जाए तो ख्याल ख्वानी करने वाली दो बहनों की मौजूदगी में मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन वो दोनों हमारी टीम में अभी अनाड़ी थी। मुश्किल हालात में मुझसे और सोनिया से मशवरे किए बगैर कोई इकदाम नहीं कर सकती थी। फिर सोनिया खूब समझती थी कि हालात बिगड़ जाएं तो मैं ही ड्रामाई अंदाज में संभालता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में सोनिया मुझसे 1000 फासला रखने के बावजूद मेरी आदी हो गई थी। गहरी से गहरी चालने चलने के बावजूद मुझसे राब्ता रखती थी, शायद इसलिए कि औरत ख्वाह कितनी ही मुकम्मल हो, वो अपने मर्द के बगैर खुद को अधूरा महसूस करती है। बहरहाल हमारा मंसूबा था कि हम एक एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले के नाम और पते के जरिए उसके अजीज़ों तक पहुंचेंगे। इन रिश्तेदारों के जरिए उस ख्याल ख्वानी करने वाले के दिमाग में जगह बनाएंगे, जैसा कि मैंने कैनी पॉल के जरिए जोरा जोरी के दिमाग में जगह बनाई थी। फिर जोरा जोरी के जरिए मिकी मैथ्यू को ट्रैप किया गया। अब सोनिया मिकी मैथ्यू के बाप साइमन की बीवी बनकर बाल्टीमोर पहुंची हुई थी और अली तैमूर भी मैथ्यू बनकर मैरीलैंड आ गया था। मैरीलैंड में दिल वालों की रौनक लगी रहती थी। रात होते ही रोशनियां जगमगाने लगती थीं। औरतों के मेकअप से भरे हुए चेहरे इन रोशनियों में फरेब देते थे। कोई हसीन ना हो तब भी वह जवान छोकरी ही दिखाई देती थी, लेकिन वैली के हुस्न में फरेब नहीं था। वो हकीकतन 17 बरस की नौखेज दोशीज़ा थी। उसे देखो तो मक्खन, छू लो तो गुल बदन लगती थी। अली तैमूर किसी गुल बदन को छूने का कायल नहीं था, बल्कि किसी से मुतासिर होना जानता ही ना था। सोनिया ने उसे बताया था कि एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले का नाम पॉल हॉपकिन है। उसकी बहन वैली हॉपकिन अपने वालिदैन के साथ आज रात मैरी क्लब में आएगी। अली तैमूर ने पहले कभी वैली को नहीं देखा था। सोनिया ने कहा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। शेख अल फारस मरहूम की 2 साहबजादियाँ हैं जो टेलीपैथी जानती हैं और बड़ी सलाहियतों की मालिक हैं। उनमें से एक का नाम लैला शेख और दूसरी का नाम सुल्ताना शेख है। दोनों हमारे लिए मोहतरम हैं। अभी तुम्हारी आंटी लैला शेख तुम्हारे पास आ रही हैं, उनसे बातें करो। लैला ने उसके पास आकर कहा, हेलो अली तैमूर, मुझे तुम्हारे जैसे काबिल बेटे के पास आकर बहुत खुशी हुई और मेरे लिए यह फ़ख्र की बात है कि शेख मरहूम की साहिबजादी मेरी आंटी हैं और मुझे बेटा कहती हैं। क्यों ना हम पहले कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लें? क्या यह ठीक रहेगा स्वीट आंटी फॉर अली? ठीक है, मैं मैरी क्लब में तुमसे रब्ता करूंगी। जब वो मैरी क्लब पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आया कहाँ वक्त गुजारी। वो इतनी जल्दी डाइनिंग हॉल में जाना नहीं चाहता था। डांस फ्लोर पर जाने का मतलब होता कि किसी हसीना के साथ रक्स करना पड़ता। वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए बार में नहीं जाना चाहता था। वो गेम हॉल में आ गया, जहां नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ थे। नौजवानों के हॉल में उम्र सीधा औरतें भी मेकअप के जरिए जवान बनकर आ गई थीं, लेकिन नौखेज दोशीज़ाओं के सामने 1000 मेकअप के बावजूद भी उनकी उम्र का भांडा फूट जाता था। ऐसी एक हसीन लड़की पिस्तौल शूटिंग के गेम में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसके आसपास 2 लड़कियां और 3 लड़के खड़े हुए थे। सब बारी बारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 3 टारगेट ऐसे थे जो गोलियां लगने से बच जाते थे। अली ने उसके पास आकर पूछा, क्या मैं एक बार कोशिश करूं? लड़की पिस्तौल वाले बटन के पास से हटकर बोली, जरूर, मगर नाकामी होगी। अली ने कहा, नाकामी इसलिए होती है कि शूट करने वाले टारगेट की हरकतों को समझ नहीं पाते। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहकर यह गेम देख रहा था, अब तुम देखो। उसने मशीन को ऑन किया, फिर पिस्तौल के बटन को उसकी मखसूस तरतीब और वक्फे से दबाता चला गया। तड़ तड़ा तड़ की आवाज़ के साथ मशीन के अंदर खड़े हुए टारगेट गिरते गए। जो टारगेट पहले बच निकलते थे वो भी यके बाद दीगरे ढेर हो गए। तमाम लड़कियों लड़के तालियां बजाकर उसे दाद देने लगे। उसी वक्त लैला ने दिमाग में आकर कहा, स्वीट आंटी फॉर अली। मैं अभी वैली के दिमाग में रहकर तुम्हें देख रही थी। ताज्जुब है, तुमने वैली को कैसे पहचान लिया? आंटी, मैंने नहीं पहचाना। क्या वैली मेरे करीब ही है? हाँ, तुम्हारे बाएं तरफ पिंक कलर के लिबास में है। वो हल्के गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की कली लग रही थी। पलकें उठाए बड़ी बड़ी मकनातीसी आंखों से कद्यावर अली को देख रही थी और कह रही थी, ताज्जुब है, एक निशाना भी खता नहीं हुआ। क्या तुम फौजी निशानेबाज हो? फौज से मेरा ताल्लुक नहीं। मैं वॉशिंगटन के एक बहुत बड़े पब्लिशर साइमन का बेटा हूँ। मेरा नाम जिमी मैथ्यू है। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वो हाथ मिलाते हुए बोली, मेरा नाम वैली हॉपकिन है। अली ने पूछा, तुमने मेरे हाथ में हाथ दिया है ना? हाँ। क्या ये मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा? नहीं तो मक्खन की टिक्कियाँ लग रहे। इस बात पर सब हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा रही थी। अली ने कहा, मैंने इतनी कामयाब शूटिंग की है, मुझे इनाम मिलना चाहिए। वो बोली, इनाम मांगा नहीं जाता, हासिल किया जाता है। हासिल करूंगा तो नाराज हो जाओगी। वह झींप गई, हया से सुरख पड़ गई। अली ने झुककर आहिस्तगी से कहा, मैं चाहता हूँ इनाम के तौर पर मेरे साथ डिनर करो।
मैं मम्मी और डैडी के साथ आई हूँ। हम उन्हें भी डिनर में शरीक कर लेंगे। शायद वो राज़ी ना हो। मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। चलो मैं उनसे बात करती हूँ। वो वैली के साथ चलता हुआ बार में आया। उसके माँ बाप एक मेज़ के अतराफ बैठे विस्की पी रहे थे। वैली ने उनसे अली का तारुफ कराया। उसके बाप ने उठकर मुसाफिया करते हुए कहा, अच्छा तो तुम साइमन मैथ्यू के बेटे हो। भाई तुम्हारा बाप तो खतरनाक सहाफ़ी है। हुक्मरान उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे डैडी आला हुकाम को ब्लैकमेल करते हैं? ओह नो, तुम तो नाराज़ हो गए। मैं तो तुम्हारे बाप को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा सियासतदान तस्लीम कर रहा हूँ। आओ बैठो, क्या पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। इसका मतलब है तुम बहुत अच्छे और ज़हीन लड़के हो। वैली ने कहा, डैडी ये मुझे डिनर के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ ज़रूर, जाओ बेटी इंजॉय करो। वली के साथ चली गई। उसका बाप उन्हें जाते हुए देखता रहा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या लड़का पसंद आ रहा है? लैला आराम से उसके दिमाग में पहुंच गई थी। वो शराब पी रहा था, सांस नहीं रोक सकता था। उसने बीवी से कहा, हाँ मैं सोच रहा था जिमी के बड़े भाई मिकी मैथ्यू से वैली का रिश्ता हो जाए तो टेलीपैथी जानने वाले दो खानदान एक हो जाएंगे। क्या मिकी मैथ्यू टेलीपैथी जानता है? हाँ, हमारी बेटी की तरह इसे भी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया है। मगर हमारी बेटी जिम्मी से मोहब्बत कर रही है। भाई आज पहली मुलाकात है, मोहब्बत कैसे हो जाएगी? मैं एक माँ हूँ, मैंने बेटी की आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया है। वैली ने आज तक किसी लड़के को लिफ्ट नहीं दी। जो लड़की नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती वो जिम्मी के साथ डिनर के लिए गई है। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, जिम्मी से ही शादी हो जाए तो दोनों खानदान एक हो जाएंगे। लैला थोड़ी देर तक मालूमात हासिल करती रही। फिर सोनिया के पास आकर बोली, सिस्टर बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हासिल हुई हैं। वैली का बाप हॉपकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ है। जिस खुफिया अड्डे में ट्रांसफार्मर मशीन छुपा कर रखी गई है वहाँ यह दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर होता है। यह शख्स रोज़ सुबह योगा की वर्जिशें करता है। हफ्ते में एक दिन शराब पीता है। आज ये कमबख्ती से पी रहा था। मुझे इसके दिमाग में जगह मिल गई, लेकिन ड्यूटी के वक्त मैं इसे ट्रैप नहीं कर सकूंगी। सोनिया ने पूछा, इसके अलावा और कितने अफसरान और फौजी जवान वहाँ ड्यूटी देते हैं और उन सब की ड्यूटी के औकात क्या हैं? उनमें से कितने अफराद योगा के माहिर हैं? उस मशीन के लिए ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वहाँ के एक एक अफसर, एक एक फौजी जवान योगा का माहिर है। कोई टेलीपैथी जानने वाला उसे ट्रैप नहीं कर सकता। जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। टीवी कैमरों के जरिए हर शख्स की हरकत को देखा जाता है। जहाँ मशीन रखी गई है वहाँ चारों तरफ बिजली के नादीदा तार हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अय्यार अफसरान नादीदा तारों के स्विच के मुतल्लिक जानता है। दूसरा अफसर मशीन वाले हॉल में दाखिल होने का रास्ता जानता है। तीसरा अफसर इलेक्ट्रॉनिक आलात के कंट्रोलिंग सिस्टम को जानता है। एक अफसर जिस शोबे का इंचार्ज है उसका इल्म दूसरे अफसर को नहीं होता। हत्ता कि वहाँ के अफसरान एक दूसरे से वाकिफ नहीं रहते। उन्हें एक दूसरे से वाकफियत हासिल करने की इजाज़त नहीं। तुमने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। और कोई ख़ास बात? वहाँ कोई फौजी मुसल्ला नहीं रहता। वहाँ का एक एक फर्द हथियार के बगैर जंग करने वाला ज़बरदस्त फाइटर है। पहली बार फरहाद और अली तैमूर ने ऐसे ही 2 खुफिया अड्डों में धमाके कराए थे और ट्रांसफार्मर मशीनों को तबाह किया था। मौजूदा खुफिया अड्डे में कोई हथियार और आतिशी मादा नहीं रखा गया। इस मशीन को तोड़ने का कोई सामान नहीं। वो खुफिया अड्डा कहाँ है? मिशिगन में है। उस अड्डे के 3 अतराफ मिशिगन झील है। तीनों तरफ झील के रास्ते। अड्डे में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। वो अड्डा किसी इंजीनियर ने तामीर किया होगा। मैं समझ गई। उस इंजीनियर को वहाँ के खुफिया दरवाज़ों और रास्तों का इल्म होगा। अगर उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में आ जाए तो उस अड्डे की तमाम तफसीलात मालूम हो जाएंगी। मैं यही चाहती हूँ। वैली का बाप इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता था। वैसे ये बात समझ में आ गई है कि जितने अफराद को टेलीपैथी सिखाई गई है उनके वालिदैन का ताल्लुक फ़ौज और इंटेलिजेंस से है। वो इंजीनियर भी फ़ौजी होगा। उसका भी कोई बेटा या रिश्तेदार ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरा होगा। ऐसे 16 नाम और पते हमें मालूम है। हम इन 16 में से किसी न किसी के जरिए उस इंजीनियर तक पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। तुम वैली के बाप को कुछ और टटोल कर देखो। मैं जा रही हूँ, फरहाद के मुतालिक बताओ। वो जीना को लेकर पेरिस निकल गया है। बाद में मुझसे रब्ता करेगा। लैला चली गई। सोनिया खला में तकने लगी। वो कुछ सोच रही थी। सोचने का अंदाज बता रहा था कि दुश्मनों की शामत आने वाली है। अली तैमूर वैली के साथ डाइनिंग हॉल में जाना चाहता था। वो हाथ पकड़कर बोली, इतनी जल्दी खाओगे? अभी तो 8 बजे हैं। मैं देर से खाऊंगा, लेकिन हम हॉल में बैठकर बातें कर सकती हैं। वो हंसते हुए बोली, तुम हॉल में बैठकर बातें करोगे? तुम्हें किसी लड़की के साथ वक्त गुजारना नहीं आता? वो बात यह है कि मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। मैं भी पहली बार तुमसे दोस्ती कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या कशिश है। मैं तुम्हारे बाजू में सिमट कर डांस करना चाहती हूँ। वो इश्क के ऐसे मराहिल से कतरा रहा था, लेकिन वो उसे पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आई और रक्स करने लगी। तुम अच्छी हो, रक्स अच्छा नहीं है। मुझे थिरकना और मटकना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? अपने अपने मजाज की बात है। मुझे संजीदगी पसंद है और ये सब गैर संजीदा हरकतें हैं। तुम अजीब हो। आज का हर नौजवान डिस्को का दीवाना है। तो फिर मैं नौजवान नहीं हूँ? ज़रा गौर से देखो, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो हंसते हुए डांस फ्लोर से बाहर आ गई। क्लब की बालकनी से समंदर नजर आ रहा था। कई हेडलाइट्स के जरिए दूर तक साहिल और समंदर को रोशन रखा गया था। वो बालकनी में आई।
उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मुझे तुम्हारी संजीदगी अच्छी लग रही है, लेकिन संजीदगी का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कुर्बत को महसूस ना करो। वह दिल ही दिल में परेशान होकर बोला, ओह मैं क्या करूं? पारस होता तो अब तक तुम्हारी कुर्बत की ऐसी तैसी कर चुका होता। ये मम्मा ने मुझे कहाँ ला के फंसा दिया है। वह हैरानी से बोली, तुम गहरी गहरी सांसें क्यों ले रहे हो? क्या मेरे गले लगने से तकलीफ हो रही है? वो मुझे घबराहट हो रही है। मम्मी कहती हैं शादी से पहले अपनी इज्जत के शीशे को ठीस नहीं पहुंचाना चाहिए। वो बेख्तियार हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, क्या तुम्हारी माँ ने यह नसीहत तुम्हारी इज्जत को संभाल कर रखने के लिए की है? हाँ। क्यों, मर्द की इज्जत व आबरू नहीं होती क्या? वह फिर हंसते हुए बोली, मैं पहली बार सुन रही हूं कि संभाल कर ना रखी जाए तो मर्द की आबरू भी लुट जाती है। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। वो पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, तुम कमाल की चीज हो। पूरे अमेरिका में अपनी आबरू बचाने वाला ऐसा जवान नहीं मिलेगा। मालूम होता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेटी बनाकर पाला है। अली ने उसके दोनों बाजुओं को गिरफ्त में लिया तो हंसी थम गई। ऐसी मर्दाना गिरफ्त थी कि दिल लोटपोट होने लगा। वह सख्त लहजे में बोला, क्यों मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती हो जो तुम्हें उठाकर ले जाए और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुम्हें बेहया बना दे? ऐसे तो तुम्हें कदम कदम पर मिलेंगे। तुम्हें दोस्त की नहीं, इज्जत के दुश्मन की जरूरत है। जाओ। उसने बाजुओं को छोड़ दिया और मुंह दूसरी तरफ फेरकर समुंदर को देखने लगा। वैली चंद लम्हों तक गुमसुम रही। बड़े बाप की बेटी थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी। अली ने तो बड़ी सख्त बातें सुना डाली थी। उसे गुस्सा आना चाहिए था मगर नहीं आ रहा था। दिल कह रहा था वो फिर एक बार उसके बाजुओं को मर्दाना गिरफ्त में लेकर झंझोड़ डाले। जो बात औरत को अच्छी लगती है वो उससे भी शिकायत के तौर पर कहती है। उसने कहा, तुम दरिंदे हो, मेरे दोनों बाजू दुख रहे हैं। वो कुछ ना बोला। वैली ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा, फिर सर रखा। उसके बाद कहा, गुस्सा मुझे दिखाना चाहिए, उल्टा तुम दिखा रहे हो। चलो मैं ही सॉरी कह देती हूँ। कोई बात नहीं, हम जवानों को मुस्तकबिल में जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाना है। अगर हमारा आज अय्याशियों में डूब जाएगा तो हमारा कल बड़ा इबरतनाक होगा। हमारे बच्चे वही करेंगे जो हमारी अय्याशी और गैर जिम्मेदारी उन्हें सिखाएगी। वो सामने आ गई और उसका हाथ थामकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, एक मुकम्मल इंसान हो। मुलाकात तो ये पहली है मगर तुम मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए हो। सोचती हूँ तुमसे जुदा होकर कैसे रहूंगी। मुझसे वादा करो, रोज सुबह शाम मिलते रहोगे। अगर तुम जज्बात पर काबू पाओगी और अपनी शर्मो हया को कायम रखोगी तो मैं जरूर मिलता रहूंगा। हम एक दूसरे का सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। मैं तुम्हें देखकर शादी की मुसर्रतों का इंतजार करती रहूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। कश्ती में सैर करोगी? हाँ, तुम्हारे साथ बड़ा मजा आएगा। वो एक दूसरे का हाथ थामकर चलने लगे। सोनिया की मंसूबा था कि वैली डिनर के बाद क्लब के बाहर कश्तियों की तरफ आएगी तो उसे अगवा कर लिया जाएगा। फिर उसके जरिए उसके टेलीपैथी जानने वाले भाई पॉल हॉपकिन को ट्रैप किया जाएगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए काफी वक्त था। अली उसे अगवा करने की गर्ज से कश्ती की सैर करने नहीं जा रहा था। मंसूबे का एक अहम पहलू यह भी था कि अगवा के मामले में अली शरीक नहीं रहेगा। उस पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं आएगा। वह सिर्फ चंद घंटों तक वैली को अपने साथ मसरूफ रखेगा और अभी वो यही कर रहा था। क्लब के दूसरे हिस्से से वैली के माँ बाप आ रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? साहिल की तरफ जा रही हूँ। फिर वो माँ के पास आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिमी हमारी तवक्कुआत से ज्यादा शरीफ इंसान है। फिर वो झुककर माँ के कान में बोली, बाय गॉड मम्मी, उसने अभी तक कोई काबिल एतराज बात नहीं की। कहता है शादी तक हमें शर्म और हया का पास रखना चाहिए। मम्मी ने हैरानी से अली की तरफ देखकर कहा, यह हैरानी की बात है, आज के दौर में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। हालांकि छोटी मोटी शौकियां कर लेना तो हमारी सोसाइटी में मोहब्बत करने का इजहार है। अली ने झीमकर नजरें झुका लीं। बाप ने कहा, मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है। अगर तुम शादी का इकरार करो तो मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। वो बोला, पहली मुलाकात में बहुत कुछ समझने के लिए रह जाता है। अगर आगे चलकर मैंने वैली को फेब दिया तो उसका नाजुक दिल टूट जाएगा। मैं समझता हूँ किसी बड़े फैसले से पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। बाप ने कहा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है कि उसने तुम्हें पसंद किया है। मम्मी ने कहा, कम ऑन जिमी, मेरी बेटी से इजहार मोहब्बत में शर्मा क्यों रहे हो? वो घबरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से लड़की को फासला रखने का दरस दिया था। अब लड़की के माँ बाप उसे मजबूर कर रहे थे। बाप ने हंसते हुए कहा, मैंने पहली बार ऐसा शर्मीला बॉयफ्रेंड देखा है। ओह कम ऑन जिमी, मैंने तो पहली मुलाकात में वैली की माँ को अपने करीब कर लिया था। वो अंदर से कराहते हुए बोला, या अल्लाह, ये सोनिया मम्मा ने कहाँ फंसा दिया है। या खुदा मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। वैली का हुस्न और कोरा शबाब मुसीबत नहीं था। जिसे मिलता वो शुक्र अदा करता, लेकिन अली ना शुक्रा था। अपने मजाज और अपनी तहजीब से मजबूर था। उस लम्हे यही समझ में आया कि वैली को करीब करने से पहले ही चकरा कर गिर पड़े। ममता का मंसूबा खाक में मिलता है तो मिलता रहे। वह साफ तौर से कह देगा कि आइंदा ऐसा रोल अदा नहीं करेगा। वो वैली की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि चकरा कर गिरता अचानक आवाज आई, खबरदार, कोई हरकत ना करे, कोई शोर ना मचाए। 4 आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके चेहरों पर मास्क चढ़े हुए थे और हाथों में रिवॉल्वर थे। एक ने वैली को अपनी तरफ खींचकर उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रखी और कहा, इसकी जिंदगी चाहते हो तो हमारे रास्ते में मत आना। वो वैली को खींचकर ले जाने लगे। वो जाते जाते अली को मदद के लिए पुकार रही थी। माँ रो रही थी। बाप बेबसी से पेचोताप खा रहा था।
अली नागवारी से सोच रहा था, मम्मा का मंसूबा मेरी तौहीन का सबब बन गया है। इन लोगों को मेरी मौजूदगी में अगवा नहीं करना चाहिए था। ये कैसी बेबसी है कि मैं वैली को बचा सकता हूँ मगर बचा नहीं सकता। उस लड़की को शर्म और शराफत का दरस दे रहा था और अब उसी से दुश्मनी कर रहा हूँ। उसे उठाकर ले जाने वाले ना जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। वैली के बाप दौड़ता हुआ फ़ोन करने गया। अली भी सोनिया से फ़ोन पर शिकायत करना चाहता था। उसी वक्त अली ने आकर कहा, अली दौड़ो, हम धोखा खा रहे हैं, वैली को ले जाने वाले हमारे आदमी नहीं है। वो एकदम से उछल पड़ा, तेजी से दौड़ता हुआ क्लब के बाहर आया। वो लोग वैली को एक बड़ी मोटर बोट में डालकर उसे स्टार्ट कर रहे थे। अली ने अंदाज़ा लगा लिया कि इतना फासला तय करने तक उनकी मोटर बोट स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाएगी। उसने दूर ही से अपनी मोटर बोट में छलांग लगाई, लंगर खोला, उसे स्टार्ट किया। वो जा रहे थे, ये भी उनके पीछे रफ्तार बढ़ाने लगा। आगे पीछे तेज रफ्तारी का मुजाहरा होने लगा। आगे वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। अली ने कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकाला लेकिन जवाबी फायरिंग नहीं की। उन्हें यह समझाना चाहता था कि वो निहत्था है। मुसलसल फायरिंग के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वैली का आशिक जोश में आकर खाली हाथ ताक़ुब कर रहे। उन्होंने रफ्तार जरा सुस्त कर दी ताकि वो करीब आए तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। लेकिन फासला कम हुआ तो उनकी तवक्को के खिलाफ अली ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब आने का मतलब यह था कि निशाना सही लगे और गोली वैली को नुकसान न पहुंचाए। जब इतनी एहतियात के साथ हमला हो तो भला नाकामी कैसे हो सकती है। अगवा करने वाले दो दुश्मन उलटकर पानी में चले गए, बाकी दूर रह गए। तीसरा ड्राइवर था, उसने जान बचाने के लिए रफ्तार तेज कर दी। दोनों मोटर बोट्स फिर तेजी से आगे पीछे दौड़ने लगीं। ऐसे वक्त लैला ने आकर कहा, मैं तुम्हारी तवज्जो दुश्मनों से हटाना नहीं चाहती, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगवा करने वाले योगा के माहिर हैं। मुझे उनके दिमाग में जगह नहीं मिल रही। मैंने वैली के दिमाग में रहकर सुना है, उनमें से एक कह रहा था कि हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया। गोया वो वैली को हेलीकॉप्टर में पहुंचाने वाले हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दुश्मनों को इसी समुद्र में नाबूद कर दो। फिर वह चौंक कर बोली, ओ गॉड, मैं तुम्हारे जरिए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रही हूँ। अली कुछ करो, मैं वैली के पास रहूंगी। वह चली गई। अली पूरी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। इससे ज़्यादा रफ्तार मुमकिन नहीं थी। दुश्मनों का ड्राइवर भी माहिर था, फासला कम होने नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ करीब आती जा रही थी। अली ने सर उठाकर देखा, वो सर पर पहुंच रहा था और अगली मोटरबोट तक पहुंचने के लिए परवाज़ नीची कर रहा था। उस हेलीकॉप्टर के छाए में रहने के लिए अगली मोटरबोट की रफ्तार कम हुई तो अली ने एक गोली ठोंक दी। तीसरा दुश्मन भी समुंदर को प्यारा हो गया। हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी लटकती आ रही थी। तीसरे दुश्मन के बाद चौथे ने मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अली ऐसा नाड़ी नहीं था कि जवाबी फायरिंग करता। उसने गोलियों से बचते हुए सीढ़ियों पर फायर किया। एक तरफ की रस्सी टूट गई, दूसरे फायर में सीढ़ी टूटकर पानी में चली गई। इसे हाजिर दिमागी कहते हैं। उसने हेलीकॉप्टर के जरिए अगवा करने वाले का रास्ता ही खत्म कर दिया था। अब झुंझलाहट का मुजाहरा हो रहा था। हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो गई थी। वो मोटरबोट की सिमतें बदल बदल कर बचने लगा। उधर लैला ने वैली के जरिए देखा, तीसरा दुश्मन जो गोली खाकर समुद्र में गिर गया था, उसकी गन मोटरबोट की सीट के पास पड़ी हुई थी। वैली ने लैला के ज़ेरे से रहकर अचानक गन को उठाया और चौथे दुश्मन पर गोली चला दी। वह लड़खड़ा कर गिरा। उसने गुर्रा कर वैली को देखा। मरते मरते उसे मार डालना चाहता था, लेकिन राइफल वाले बाजू में ही गोली लगी थी। उसने कोशिश करके दूसरे हाथ से राइफल को संभाला, मगर वैली के हाथ से चलने वाली गोली ने उसे मौका न दिया। ड्राइवर ने परेशान होकर पूछा, ए जॉन, क्या तुम्हें भी गोली लगी है? जवाब दो, खामोश क्यों हो? उसने ड्राइव करते हुए सर घुमाकर पीछे देखा। वैली ने उसके मुंह पर गोली मार दी। वो बैठे बैठे उछलकर एक तरफ औंधा हो गया, आधा बाहर आधा मोटरबोट के अंदर रह गया। वैली ने उसकी टांगें पकड़कर उसे उल्टाया और हमेशा के लिए बाहर कर दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोट को काबू में करने लगी। नाकाम होने के बाद हेलीकॉप्टर वाले उस पर भी फायर कर रहे थे। लैला बोट का रुख बदल बदल कर उसे बचा रही थी। थोड़ी देर में अली भी फायरिंग से बचता हुआ करीब आ गया। दोनों बोट्स एक साथ चलने लगी। रफ्तार कम हो गई। वो हाथ बढ़ाकर बोला, मेरे पास आओ। वो हाथ थाम कर चली आई। फायरिंग रुक गई थी। अली ने सर उठाकर देखा, हेलीकॉप्टर दूर जा रहा था। पता नहीं क्या बात हो गई। शायद फायरिंग के लिए कारतूस खत्म हो गए या ईंधन खत्म हो गया, या फिर कोई और मजबूरी होगी। हेलीकॉप्टर वालों ने उसका पीछा छोड़ दिया। वैली ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर खुशी से कहा, तुम जबरदस्त हो। तुमने तन्हा इतने दुश्मनों को मार डाला है, उन्हें भगा दिया है। आई लव यू। वो उसे दीवाना वार चूमने लगी। वो घबरा कर बोला, बेहतर होगा तुम पहली मोटरबोट में चली जाओ। क्या मैं अच्छी नहीं लगती? मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता? दुश्मन अचानक वापस आएंगे और तुम्हारे प्यार को गोली मार देंगे। जरा होश में रहो, पहले जान बचाने की फिक्र करो। वो फिर भी अलग ना हुई। उससे लगकर बैठते हुए बोली, क्या वो वापस आएंगे? नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो। प्लीज डैशबोर्ड में देखो, कुतुबनुमा होगा। हम खुले समुद्र में हैं। कुतुबनुमा के बगैर सिमत मालूम नहीं कर सकेंगे। वो डैशबोर्ड खोलकर कुतुबनुमा तलाश करने लगी। लैला ने कहा, वैली को वापस ना ले जाना, इसके अगवा का इल्जाम दुश्मनों पर लगने दो। आंटी, मैं समझ रहा था कि आप यही कहेंगी। मैंने कुतुबनुमा को पहले ही सीट के नीचे छुपा दिया था। मैं भूल गई थी कि तुम अपने बाप की तरह चालाक हो। मैं सोनिया के पास जा रही हूँ। उसने सोनी के पास आकर अगवा की तमाम रुदात सुनाई। फिर कहा, हमारी प्लानिंग के मुताबिक वैली हमारे कब्जे में है। क्या मैं उसके बाप को ट्रैप करूं?
सोनिया ने कहा, वैली के बाप को ख्याल ख्वानी के जरिए कभी मुखातिब न करना। अब मुझे बताओ मैं मना क्यों कर रही हूँ? लैला थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, पहले तुमने ही कहा था कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए वैली के बाप और टेलीपैथी जानने वाले भाई को ट्रैप करूंगी। क्या अब इसलिए मना कर रही हो कि उसे दुश्मनों ने अगवा किया है? वो बोलते बोलते रुकी, फिर चौंक कर बोली, हाँ समझ गई। वैली को जिन लोगों ने अगवा किया है उनका कोई बड़ा मकसद होगा, और बड़ा मकसद यही है कि उनका भाई टेलीपैथी जानता है। ये अगवा करने वाले खतरनाक तंजीम से या मास्क मैन से ताल्लुक रखते हैं। शाबाश, सही सिमत में सोच रही हो, आगे बोलो। अगर वैली को मास्क मैन के आदमी ले जा रहे थे तो मास्क मैन के टेलीपैथी जानने वाले पास्कल और जो भी सरगर्म अमल होंगे वो वैली के बाप के दिमाग में आते होंगे। अगर मैं वैली के बाप को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब करूंगी तो ये राज फाश हो जाएगा कि वैली को बचाने वाले फरहाद के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह तुम्हारे और अली के बेनकाब होने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक, तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हर पहलू पर नजर रखने लगोगी। शुक्रिया सिस्टर, तुम वैली के बाप के पास रहो, मैं उसे फोन पर मुखातिब करूंगी। वो चली गई। सोनिया अपने बंगले से बाहर आई, कार में बैठकर साहली रास्ते पर थोड़ी दूर तक गई, फिर कार रोककर एक टेलीफोन बूथ में आई। वहां से उसने मैरी क्लब के मैनेजर को फ़ोन किया, फिर उससे कहा, तुम्हारे क्लब में मिस्टर हॉपकिन मौजूद हैं, प्लीज़ उन्हें फ़ोन पर बुलाएं। किसी भी मामले में एक एक पहलू पर तवज्जो देती थी। यही फ़ोन वो अपने बंगले से कर सकती थी, लेकिन वैली का बाप मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ था, ट्रांसफॉर्मर मशीन का गार्ड भी था। उसके फ़ोन कॉल टेप किए जाते होंगे। ऐसी सूरत में फौजी सुराग रसानों को मालूम हो जाता कि साइमन की वाइफ ने मिस्टर हॉपकिन को फ़ोन किया है। फ़ोन पर हॉपकिन की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, मिस्टर हॉपकिन, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अभी वो खैरियत से है। अगर तुमने पुलिस या फौज को इस अगवा की रिपोर्ट दी तो वो खैरियत से नहीं रहेगी। तुम कौन हो? अभी दोस्त हूँ, मेरे मशवरे पर अमल नहीं करोगे तो दुश्मन बन जाऊंगी। मैं अमल कर रहा हूँ। जिस वक्त तुम्हारे आदमी वैली को ले जा रहे थे, मैं फौजी इमदाद हासिल करने के लिए टेलीफोन करने जा रहा था, तब एक औरत ने मेरे दिमाग में आकर वार्निंग दी कि मैं मोटर बोट या हेलीकॉप्टर में ताक़ुब ना करूँ, पुलिस और फौज से मदद हासिल ना करूँ, वरना वैली को गोली मार दी जाएगी। यह हैरानी की बात थी कि किसी औरत ने हॉपकिन के दिमाग में आकर धमकी दी थी, जबकि लैला और सुल्ताना ने ऐसा नहीं किया था। उसी वक्त लैला सोनिया के पास यही कहने आई थी कि ख्याल ख्वानी करने वाली कोई औरत वैली के जरिए उसके बाप को कमज़ोर बना रही है। सोनिया ने फ़ोन पर कहा, मिस्टर हॉपकिन, जो औरत तुम्हारे दिमाग में आती है उससे निजात हासिल करो, शराब छोड़ दो, सुबह उठकर योगा की प्रैक्टिस करो। जब वो औरत दिमाग में आने के काबिल नहीं रहेगी तो मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगी। मेरी बेटी का क्या होगा? वो मेरी पनाह में महफूज है। उस टेलीपैथी जानने वाली औरत के फ्रेम में ना हो। मैंने उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया है। वो कभी वैली तक नहीं पहुंच सकेगी। जब तुम वैली की हिफाजत कर रही हो तो फिर हमारी दोस्त हो, मुझसे मिलो या मुझे अपने पास बुला लो, ताकि वो ख्याल ख्वानी करने वाली तुम्हारे दिमाग में बैठकर मेरे पास पहुंच जाए। मिस्टर हॉपकिन, जरा गौर करो, शराब नोशी ने अभी तुम्हारी बेटी को तुमसे जुदा कर दिया है। ओके, कल राब्ता करूंगी, गुड लक। उसने रिसीवर रखकर लैला से पूछा, क्या तुमने हॉपकिन के दिमाग में टेलीपैथी जानने वाली की आवाज़ सुनी है? नहीं, वो मौजूद नहीं थी। मेरा ख्याल है सिस्टर वो जो होगी, हाँ, मास्क मैन के पास वही एक ख्याल ख्वानी करने वाली लड़की है। लेकिन ये मत भूलो कि यहाँ 16 टेलीपैथी जानने वालों की जो फहरिस्त हमारे पास है उसमें भी 3 लड़कियों के नाम हैं। लैला ने कहा है कि जोरा जोरी है, मैं उसके दिमाग को टटोल चुकी हूँ, वो हमारी मामूला है, किसी साजिश में शरीक नहीं है। बाकी 2 लड़कियों तक हमें पहुँचना है और जल्द पहुँचना है। मुझे शुबह है कि मास्क मैन ये यहूदी तंजीम के सरबराह ठीक हमारी तरह यहाँ के 16 टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी ख्याल ख्वानी करने वाली लड़की को अपनी दोस्त या मामूला बना चुकी हूँ। तुम्हारा शुबा दुरुस्त हो सकता है। हमने सोचा भी नहीं था कि ठीक हमारी तरह कोई वैली को अगवा करना चाहता होगा। बिल्कुल हमारी तरह कोई 16 टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंच रहा होगा। सुल्ताना को बुलाओ। लैला चली गई। सोनिया बूथ से बाहर आकर कार में बैठ गई। उसे स्टार्ट करते वक्त तो सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, तुम पर अल्लाह ताला की सलामती हो। ये दोनों बहनों का सलाम भी होता था और कोड वर्ड्स भी थे। सोनिया ने कहा, तुम पर भी सलामती हो। हमारी लिस्ट में 3 लड़कियों के नाम हैं, जोरा जोरी, आल्पा और शिल्पा। तुम जिस टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो अभी उसका पीछा छोड़ दो। अल्पा और शिल्पा के मुतालिक मालूमात हासिल करो। तुम्हें उनके पते और रिश्तेदारों के नाम लैला से मालूम हो जाएंगे। लैला ने कहा, सिस्टर, तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। ये अच्छी तरह जानती हो कि सुल्ताना मुझसे नाम और पते नहीं पूछेगी। सोनिया ने हंसते हुए कहा, पता है, मैं पर्दा रख रही हूँ। ये सुल्ताना बड़ी गहरी है। सलमान वास्ती उर्फ सुपर मास्टर अरेरे से दोस्ती की है, उसी के जरिए टेलीपैथी जाने वालों तक पहुंच रही है। क्यों सुल्ताना, दोस्ती किस मरहले पर है? ओ सिस्टर, मजाक ना करो, दोस्ती और सिर्फ दोस्ती है। सोनिया ने कहा, देखो सुल्ताना, हम औरतों में चुपचाप तुम्हारी बात खुल जाए तो बेहतर है, वरना मैं सलमान वास्ती की जुबान खुलवा सकती हूँ। जरूर खुलवाओ, सांझ को आंच नहीं, मैं जा रही हूँ। सोनिया और लैला ने हंसते हुए कहा, भाग रही है। वो भाग गई। अली तैमूर वैली के साथ 4 घंटे तक भटकता रहा। इससे पहले 1 घंटा दुश्मनों से निपटने में सरफ हुआ था। कुल 5 घंटों में उन्होंने बहुत लंबा सफर किया था।
इसके बाद वो एक वीरान साहिल पर पहुंचे। वैली ने परेशान होकर पूछा, ये कौन सी जगह है? अली ने दिल में कहा, जहन्नुम है। औरत साथ हो तो मर्द कभी जन्नत में नहीं पहुंचता। मोटर बोट साहिल से आकर लग गई। अली ने नायलॉन की रस्सी लेकर बोट को एक बड़े से पत्थर से बांधा। फिर सीटों के नीचे बने खाने में जरूरत का सामान निकालने लगा। रिवॉल्वर के कारतूस, टॉर्च लाइट, खाने के पैक किए हुए डिब्बे और कंबल वगैरह निकल आए। वो बोली, क्या हम रात यहाँ गुजारेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, दुश्मन वापस आ गए तो उनके घर में गुजारेंगे। तुम मुझे डरा रहे हो। डरने से अकल काम नहीं करती, थोड़ी सी भी अकल है तो सोचो। क्या दुश्मन हमें इश्क करने के लिए समुंदर में छोड़ गई हैं? मेरी पेश को याद रखो, पहले एक हेलीकॉप्टर था, अब कई होंगे और वो हमें समुंदर और साहली इलाकों में ढूंढते फिरेंगे। वो सब तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। क्या तुम मेरी खातिर खतरात को दावत देकर पछता नहीं रहे हो? दोस्त के लिए खतरों से खेलने का नाम दोस्ती है। तुम बहुत अच्छे हो, अपने ख्यालात में थोड़ी सी लचक पैदा कर लो। ये कह दो कि दोस्त के लिए जान की बाजी भी लगाई जाती है और दिल से गले भी लगाया जाता है। उसने वैली को देखा, इसमें शुबा नहीं था कि वो बेहद हसीन थी। उसके प्यार की सच्चाई भी अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन अली का ज़मीर कहता था उसके टेलीपैथी जाने वाले भाई को ट्रैप करने के बाद यहां से जाना होगा। वैली को छोड़ना होगा। उसे दोस्त बनाया जा सकता है, शरीक हयात नहीं बनाया जा सकता। शरीक हयात के लिए उसका आइडियल कोई और ही थी जो अभी तक उसे नजर नहीं आई थी। वो इसीलिए वैली से सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था और ये नहीं चाहता था कि वो बिछड़ने के बाद उसके लिए रोती रहे। उसने पूछा, तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करूंगा। वो कौन है? वो है जो मेरी आजमाइश पर पूरी उतरे। फिर तो मैं वो हूं, आजमा कर देख लो। अच्छा ये बताओ, मैंने मोटर बोट को यहां क्यों रोका है? हम साहिल के किसी दूसरे हिस्से में भी उतर सकते थे। उसने जवाब दिया, इधर साहिल से जरा दूर दरख्त नजर आ रहे हैं। जहां दरख्त होते हैं वहां इंसानी आबादी होती है। तुम किसी आबादी में पहुंचने के लिए यहां आए हो। तुम्हारा जवाब गलत हो गया। जहां दरख्त ही दरख्त होते हैं वहां जंगल होते हैं, आबादी का इम्कान बहुत कम होता है। वो मायूस हो गई, फिर बोली, अगर मेरा जवाब दुरुस्त हुआ और कहीं करीब ही आबादी नजर आई तो तुम जीत जाओगी। बड़े आए अपना भाव दिखाने वाले। अगर मेरा जवाब गलत है तो सही क्या है? इधर मोटरबोट क्यों लाए हो? जरा सर घुमाकर और सर उठाकर देखो, दाएं बाएं और ऊपर चटाने ही चटाने हैं। ये मोटरबोट यहाँ अच्छी तरह छुप गई है। हेलीकॉप्टर से परवाज करने वाले इस बोट को ना देख सकेंगे, ना इधर हमारी मौजूदगी का शुबा करेंगे। ओ गॉड, तुम कितनी दूर की सोचते हो। मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचता हूँ। मोहब्बत में अंधा बन जाऊं तो ऐसी तदबीरें दिमाग में नहीं आएंगी। मुझे ताने ना दो। तुम्हारी तरह मैंने भी साहिल पर दरख्त देखे हैं। मुझे आबादी की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मैंने सोचा हम किसी आबादी की तरफ दरख्तों के साए में चलेंगे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर वाले हमें नहीं देख सकेंगे। कमाल है, तुम वक्त से पहले इतनी सारी बातें सोच लेते हो, और मैं जो इतने करीब हूं मेरे लिए कोई जज्बे वाली सोच पैदा नहीं होती। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, हसीनाएं सिर्फ अपनी कदर करवाने पर तुली रहती हैं। तुम नहीं सुधरोगी, चलो। उसने ज़रूरियात का तमाम सामान एक किट में रखकर उसे पुश्त पर लाद लिया। फिर चट्टानों के साए से निकलकर टॉर्च को रोशन किया। वो साहिल सा समुंदर से ऊंचाई पर था। ऊपर जाने के लिए पत्थरों पर संभल संभल कर पांव रखना जरूरी था। उसने वैली से कहा, तुम मेरे आगे रहो, खुदा न खास्ता पांव फिसलेगा तो मैं संभालूंगा। उसने सहारा देकर उसे एक पत्थर पर चढ़ाया, फिर खुद उस पत्थर पर आकर बोला, ऊपर चढ़ो। उसने चढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। अली ने उसे फिर सहारा देकर ऊपर वाले पत्थर पर पहुंचाया। वहां से उसके ऊपर, फिर उसके और ऊपर उसे पकड़ पकड़ कर चढ़ाता रहा। वह खुद अपनी कोशिशों से किसी एक पत्थर पर भी ना चढ़ सकती। अली ने बड़ी मुश्किलों से उसे बुलंदी पर पहुंचाया। वो ऊपर पहुंचकर हाँफने लगी। अली ने कहा, यहां ना बैठो, जल्दी चलो। वो हाँफते हुए बोली, जरा दम लो, तुम आदमी हो या जिन? मुझे उठाकर चढ़ाते रहे, किट का बोझ उठाकर खुद चढ़ते रहे, मगर तुम हाँप नहीं रहे हो। तुम यहां से चलते चलते भी बातें कर सकती हो। आखिर इतनी जल्दी क्या है? यहां से समुंदर को देखो, कितना रोमांटिक लग रहा है। दूर कहीं से हेलीकॉप्टरों की आवाजें आने लगी। अली ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारे चाहने वाले आ गए, दौड़ो। वो क्या दौड़ती। अली उसे खींचते हुए दौड़ाते हुए दरख्तों की तरफ जाने लगा। दुश्मनों का खौफ ना होता तो वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ती। फिर दुश्मन उसे उठाकर ले जाते, जबकि वो अली का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। हेलीकॉप्टर की आवाजें आ रही थीं और बहुत दूर आसमान पर जलती बुझती सुरख रोशनियों से पता चल रहा था कि इस बार 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। एक समुंदर पर परवाज कर रहा था, दूसरा साहिल पर उनकी तरफ आ रहा था। करीब आने से पहले ही वो दरख्तों के साए में पहुंच गई। गर्दिश करते हुए पंखे की तूफानी हवाओं से दरख्तों के पत्ते और शाखें हिल रही थीं। हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन दरख्तों पर से फिसलती हुई गुजर रही थी, मगर दोनों तक नहीं पहुंच रही थी। हेलीकॉप्टर वहां से गुजर गया। वो इत्मीनान की सांस लेकर बोली, वो नहीं देख सके, तुम बहुत ज़हीन हो। अगर दरख्तों के साए में ना लाते तो। अली ने बात काट कर कहा, प्लीज तारीफें ना करो। एक बच्चा भी यह समझ सकता है कि दरख्त के नीचे रहने से ऊपर परवास करने वाले नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारा दिमाग बच्चों से भी क्या गुजरा है। मेरी जान, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। पता है मेरी मम्मी और डैडी मेरी जहानत की तारीफें करते हैं।
ज़हीन होना और बात है, हाजिर दिमागी से काम लेना और बात है। जो लोग मुसाइब या खतरात से घबरा जाते हैं वो ज़हीन होने के बावजूद जहानत से काम लेने के काबिल नहीं रहते। या तुम्हारी जैसी लड़कियां मुसीबत में भी मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं, उन्हें दुश्मन नहीं सिर्फ बॉयफ्रेंड नजर आता है तो वो हाजिर दिमागी भूल जाती हैं। इधर फ्रेंड के साथ जज्बात में बहती हैं, उधर दुश्मन गोली मारकर चला जाता है। जरा अपने आप पर गौर करो तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तुम मोहब्बत से समझाओगे तो सब समझ लूंगी। फिर वही मोहब्बत, चलो आगे बढ़ो। वह फिर आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, आज के दौर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हें कई 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था। सुना है पिछले जमाने में लड़के बहुत सीधे और शरीफ होते थे, मोहब्बत को गुनाह समझते थे। अली ने जवाब नहीं दिया, तेजी से चलता रहा। उसके लंबे पांव तेजी से चलते वक्त दौड़ते हुए लगते थे। वह दौड़ते हुए बोली, तुम क्या हो, तुम्हारी हर बात दूसरों से अलग है। चलते हो तो मुझे साथ दौड़ना पड़ता है। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरख्त की आड़ से देखा, 2 सुरख रोशनियां जलती बुझती चली आ रही थी। वह दोनों दौड़ते हुए घने दरख्त के साए में चले गए। शाम से ही बादल छाए हुए थे, अब रह रहकर बिजलियां चमक रही थीं। उन्होंने बिजलियों की चमक में देखा हेलीकॉप्टरों की परवाज बहुत नीची हो गई थी। सीढ़ियां लटक रही थीं और मुसल्लह अफराद सीढ़ियों के आखिरी निचले हिस्से में आकर वहां से कूदते हुए जमीन पर आ रहे थे। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर परवाज करते हुए जरा दूर गए। एक बार एक हेलीकॉप्टर से ट्रेसर गोली चलाई गई। ट्रेसर गोली जब फिजा में फटती है तो अंधेरी रात में दूर तक कई सेकंड के लिए रोशनी फैल जाती है। अली और वैली ने उस रोशनी में देखा दूसरी तरफ भी मुसल्लह अफराद हेलीकॉप्टरों से उतर रहे थे। वो तादाद में 6 थे। इससे कबल उतरने वालों की तादाद भी यही थी। गर्दिश करते हुए पंखों के शोर में कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दी। वैली ने हैरानी से देखा, चंद कुत्तों को एक जाल में डालकर हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर पहुंचाया जा रहा था। अली ने एक कदम पीछे जाकर वैली को सर से पांव तक देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे बदन का कोई कपड़ा दुश्मनों के पास रह गया है? पंखे के शोर में बात सुनाई नहीं दी। वो बोली, क्या कह रहे हो? उसने वैली के कान से मुंह लगाते हुए अपना सवाल दोहराया। वैली ने शरारत से अपना सर घुमाया। कान से लगकर बोलते हुए होंठ वैली की ओर करीब आ गए। जवानी की आंच आई, वो फौरन ही पीछे हट गया। वह मुस्कुरा कर बोली, मेरा स्कार्फ एक शख्स के पास रह गया था। पंखे के शोर में वैली की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अली ने इशारे से पूछा, क्या कह रही हो? वही इशारे से समझाते हुए बोली, मुझे करीब आकर कान में बोलने दो। अली ने इनकार में सर हिलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ने लगा। दोनों हेलीकॉप्टर दूर जा रहे थे। शोर खत्म हो गया था। बहुत दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। वो दौड़ते हुए बोला, तुम्हारा कोई कपड़ा उन कुत्तों को सूंघाया गया है। वहां मैं तुमसे कह रही थी कि मेरा स्कार्फ उनके पास रह गया है, लेकिन मैंने तो तमाम दुश्मनों को मोटर बोट में ही ख़त्म कर दिया था। फिर मोटर बोट वालों को तुम्हारा स्कार्फ कैसे मिल गया? वो बोली, मैरी क्लब के सामने उनके एक आदमी साइल पर रह गया था, स्कार्फ उसी के हाथ में था। बड़ी मुसीबत हो गई है। हम तारीकी में इंसानों से छुप सकते हैं, इन कुत्तों से छुप नहीं सकेंगे। ये तुम्हारी बू सूंघते हुए पहुंच जाएंगे। वो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी। एक जगह रुककर बोली, अब मुझ में दौड़ने की हिम्मत नहीं। वो तुम्हें कुत्तों के जरिए घेर लेंगे, तुम्हें फिर पकड़ कर ले जाएंगे। वो बदस्तूर हाँफते हुए बोली, मैं क्या करूं, कैसे दौड़ूं? अली ने सर घुमाकर देखा। बहुत दूर टॉर्च की रोशनियां इधर उधर हरकत करती दिखाई दे रही थीं। कुत्ते भी भौंक रहे थे और दुश्मनों को इनकी तरफ ला रहे थे। अली ने कहा, अच्छा तो तुम कुत्तों के पास जाओ, मैं चला। वो उसे छोड़कर दौड़ते हुए जाने लगा। वह चीखते हुए पीछे पीछे दौड़ते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मुसीबत में छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया। मखसूस रफ्तार में दौड़ता रहा। वो उसके पीछे बोलती रही, अपने हौसले के मुताबिक दौड़ती रही। फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अली ने पलट कर नहीं देखा, अपनी रफ्तार से दौड़ता चला गया। वो हाँफते हुए गुस्से से कह रही थी, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बुज़दिल कहीं के। तुम मर्द ही कब थे? मेरे हुस्न शबाब के इतने करीब रहकर मुर्दा रहने वाला दुश्मनों के सामने मर्द कैसे बनेगा? डैम विद यू, आई हेट यू। कुत्तों की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद उस पर टॉर्च की रोशनियां पड़ने लगीं। वो उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। 2 स्याह रंग के कुत्ते उसकी तरफ गुर्रा रहे थे। वह सहम कर चीखने लगी, मुझ पर कुत्ते ना छोड़ो, मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझसे क्या चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं वो बात मान लूंगी। कुत्तों को दूर ले जाओ। दोनों कुत्तों को 2 आदमियों ने काबू में रखा हुआ था। अपने टीम लीडर के इशारे पर कुत्तों को जरा दूर ले गए। टीम लीडर ने वैली से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? वह नफरत से बोली, वो साथी नहीं था, उल्लू का पट्टा था। मेरी समझ में नहीं आता वो मुझसे क्या चाहता था। कुत्तों की आवाज़ सुनकर मुझे छोड़कर भाग गया। ये कैसे हो सकता है? जिसने तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाई, मोटर बोट में हमारे आदमियों को मार डाला, हमारे एक हेलीकॉप्टर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, वो तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? वह सोच में पड़ गई। टीम लीडर ने चारों तरफ घूमते हुए बुलंद आवाज में कहा, नौजवान, तुम जो कोई भी हो, बुज़दिल नहीं हो, दिलेर भी हो और चालाक भी। मेरी एक आवाज़ पर सामने आ जाओ तो तुम्हें कोई गोली नहीं मारेगा। हम तुम्हारे जैसे दिलेर नौजवान की कदर करेंगे। अगर तुम सामने नहीं आओगे तो इसका मतलब होगा तुम खतरनाक तो हो मगर अहमक हो। चुपकर हम पर हमला करने की हमाकत में मारे जाओगे। उसी वक्त बारिश होने लगी।
एक और मुसल्लह शख्स ने बुलंद आवाज से कहा, हमारा वक्त बर्बाद ना करो, आ जाओ, हम तुम्हारी पिछली दुश्मनी को मुआफ कर देंगे। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बारिश तेज होती जा रही थी। टीम लीडर ने कहा, वो अहमक नहीं है, चालाक है, हमारी बात पर भरोसा करके नहीं आएगा, लेकिन इस लड़की का सच्चा आशिक है तो इसकी इज्जत बचाने जरूर आएगा। इसके कपड़े फाड़ डालो और इसकी तस्वीरें उतारो। हम इसकी लुटती हुई इज्जत का तमाशा तस्वीरों के जरिए इसके बाप को दिखाएंगे, और इसका यार तो कहीं छुप कर देख ही रहा होगा। लीडर का हुक्म सुनते ही 6 अफराद वैली को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए आगे बढ़े। वो रोने लगी, पीछे हटते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे करीब ना हो, मुझे ये बताओ मुझसे दुश्मनी क्या है। एक ने कहा, तेरी तस्वीरें तेरे बाप के जरिए टेलीपैथी जानने वाले भाई तक पहुंचाई जाएंगी। उससे कहा जाएगा कि वो हमारा वफादार नहीं बनेगा, अपनी टेलीपैथी से हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो हम ये तस्वीरें आम कर देंगे। उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, उसके मम्मी और डैडी को भी कत्ल कर देंगे। ये कहते हुए उसने वैली की तरफ हाथ बढ़ाया। वो एक तरफ हटना चाहती थी, मगर ब्लाउज की आस्तीन हाथ में आ गई। उस हाथ ने एक झटका दिया, आस्तीन फटती चली गई। गोरा चमकता हुआ, बारिश में भीगता हुआ बाजू नंगा हो गया। हवस परस्तों के दीदे फैल गए, मुंह से राल भी टपक रही होगी, लेकिन बारिश के पानी में राल दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरे शख्स ने गिरेबान पकड़कर खींचा। लिबास ऊपर से कमर तक फटता चला गया। वो चीखने लगी, बचाओ, हेल्प हेल्प मी, फॉर गॉड सेक। अचानक ठाएं 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 की आवाजों के साथ 3 गोलियां चलीं। दोनों कुत्ते उछले और तड़प कर गिरे, फिर ठंडे पड़ गए। तीसरी गोली टॉर्च रोशन करने वाले को लगी। इसके साथ ही अंधेरा छा गया। वो तीसरी गोली धमकी थी कि जो भी टॉर्च रोशन करेगा वो निशाने पर आ जाएगा। ये जंग शुरू करने का कामयाब तरीका था। उसने सबसे पहले कुत्तों को मारकर वैली के सर से यह खतरा टाल दिया था कि जंग के दौरान कुत्ते उसकी भूख पर लपकेंगे। फिर टॉर्च वाले को मारकर समझा दिया था कि जंग अंधेरे में होगी, जो भी उसे तलाश करने के लिए टॉर्च रोशन करेगा हराम मौत मरेगा। एक शख्स ने अंधेरे में उधर फायर किया जिधर से अली ने गोलियां चलाई थीं, ये समझते हुए भी कि जंग का आगाज करने वाला अपनी जगह बदल चुका होगा। उसने एक चांस लिया, मगर यह चांस अली के काम आया। अंधेरे में फायर करने वाले की गन से शोले लपके। अली ने उन शोलों पर गोली चलाई तो एक चीख सुनाई दी। दूसरा दुश्मन भी मारा गया। टीम लीडर ने दिल ही दिल में तस्लीम कर लिया कि वैली का आशिक तन्हा गोरिल्ला जंग लड़ने का तजुर्बा रखता है। वह सब दबे कदमों तारीकी में रास्ता टटोलते हुए किसी न किसी दरख्त की तरफ जाने लगे। ऐसी वक्त बिजली चमकी। उसकी लम्हाती रोशनी में ठाएं ठाएं 2 फायर हुए, 2 और लुढ़के। फिर अंधेरे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वैली अपनी जगह सहमी हुई खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। कम से कम गोलियों से बचने के लिए ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए था, मगर अकल काम नहीं कर रही थी। ऐसे वक्त अचानक ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, फिर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। वो घुटी घुटी सी आवाज़ में ऊँ ऊँ कर रही थी, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे खींच कर ले जाने वाला एक दरख्त की आड़ में आकर सरगोशी में बोला, चुप सुअर की बच्ची, तेरी आवाज़ पर गोली आएगी तो मैं मारा जाऊंगा। वो शायद कुछ और कहना चाहता था, लेकिन एक रिवॉल्वर की नाल कनपट्टी से आकर लग गई। अली की सरगोशी सुनाई दी, हथियार फेंक दो, दूसरी बार नहीं बोलूंगा, गोली मारूंगा। उसने वैली को छोड़ दिया, हथियार फेंक दिया। वैली खुश होकर अली से लिपटने आ रही थी। वो डांट कर बोला, खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना, इसी तरह दरख्तों की आड़ में रहो। उसने हथियार फेंकने वाले की तलाशी ली। उसकी जेब से एक बड़े साइज का लाइटर निकाला। उसने लाइटर का तमाम पेट्रोल उसके लिबास पर छिड़क दिया। वो सहम कर बोला, ये क्या कर रहे हो? अली ने कहा, अभी तुमने कहा था कि इस लड़की का बदन देखकर तुम्हारे बदन में आग लग गई, लिहाजा अब आग लग रही है। नहीं, प्लीज माफ कर दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई गोली नहीं मारूंगा। तुम आग लगती अपने साथियों के पास दौड़ते हुए जाओगे, वो आग बुझा देंगे। ऐसा नहीं करोगे, अपने साथियों के पास मदद के लिए नहीं जाओगे तो गोली मार दूंगा। उसने लाइटर को जलाया। अगरचे उसका तमाम पेट्रोल उस पर छिड़क चुका था, फिर भी वह जरा देर को जला। उसके कपड़ों में आग लग गई। अली ने लात मारी। वो लुढ़कता हुआ दूर गया, फिर शोलों में लिपटता हुआ हलक फाड़कर चीखता हुआ दूर भागने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ, ये आग बुझाओ, मुझे बचाओ। अली ने उसके फेंके हुए हथियारों में से एक हैंड ग्रेनेड उठा लिया। उधर साथियों ने देखा कि अपना आदमी शोलों में लिपटा हुआ उनकी मौत बनकर आ रहा है, तो उसमें से एक ने उसे गोली मार दी। जिधर से फायर करके उसे गोली मार दी गई थी, उधर अली ने हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर फेंका। चंद सेकंड के बाद ही जबरदस्त धमाका हुआ। कितने ही दुश्मन एक पत्थर के पीछे से उछलकर जमीन पर गिरे, फिर उठ ना सके। जिसके लिबास में आग लगी हुई थी, उसकी मौत के बाद भी लिबास से शोले भड़क रहे थे, दूर तक उस वीराने को रोशन कर रहे थे। अली ने यही सोचकर आग लगाई थी कि छुपे हुए दुश्मन एक बार नजर आ जाएं। उसका काम हो गया था। मूसलाधार बारिश के बायस शोले बुझ गए, फिर तारीकी छा गई। इस तारीकी से फायदा उठाकर सब अपनी अपनी पोजीशन बदलने लगे। अली ने दुश्मन के फेंके हुए हथियार उठाकर वैली के कान में कहा, मेरे साथ जमीन पर रेंगती चलो। वो उसकी हदायत पर अमल करने लगी। मुसलसल बारिश की वजह से जमीन दलदली हो गई थी। वैली कीचड़ से लथपथ हो रही थी। अपने गोरे बदन की नाकदरी का एहसास हो रहा था, मगर इस एहसास पर दुश्मनों का खौफ गालिब था। वह रेंगती हुए एक बड़े से पत्थर के पास आई। वहां 3 लाशें पड़ी हुई थीं। वह सरगोशी में बोली, ये तो वही जगह है जहां तुमने हैंड ग्रेनेड फेंका था, यहाँ दुश्मन है। वो कान के करीब बोला, अब नहीं है, दुश्मनों ने पोजीशन बदल ली है।
वो कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि मैं उनकी ही छोड़ी हुई जगह को तुम्हारी पनाहगाह बना रहा हूँ। तुम यहाँ से हरकत नहीं करोगी, एक आवाज़ भी नहीं निकालोगी, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। वो जाना चाहता था। वैली आस्तीन पकड़कर बोली, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। उसने एक झटके से आस्तीन छुड़ाई, उसे पत्थर के पीछे धक्का दिया, फिर चला गया। दुश्मनों का खौफ ना होता तो वो चीख चीख कर उसे जंगली और बेहिस कहती। कोई मुहज्जब और दिल वाला यूं कीचड़ में सने हुए कमल को पत्थर के पीछे फेंक कर नहीं जाता। वो दिल ही दिल में कुड़ रही थी और साथ ही साथ उस पर कुर्बान होने के लिए मचल रही थी। अली रेंगता हुआ वैली से दूर चलाया, एक दरख्त की आड़ में पहुंचा। उसी वक्त ट्रेसर गोली के जरिए दूर तक रोशनी फैल गई। इस बार दुश्मन उस रोशनी में देखना चाहते थे। उस रोशनी में कैमरे की फ्लैशलाइट का कुछ फासले पर एक मुसल्लह शख्स ने अली की तस्वीर उतारी थी। फिर दरख्त की आड़ में चला गया था। चंद सेकंड के बाद ही उसने दरख्त के पीछे से फायर किया। अली के लिए चंद सेकंड बहुत थे, वो जगह बदल चुका था। दरख्त के पीछे से फायर करने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, अली तैमूर, तुम बेनकाब हो गए हो। मैंने अभी एंटी मेकअप कैमरे के व्यू फाइंडर में तुम्हें देखा है। इस कैमरे में तुम्हारे असली चेहरे की तस्वीर महफूज हो चुकी है। तुम जिमी मैथ्यू नहीं हो। दूसरे दरख्त के पीछे से टीम लीडर की आवाज़ सुनाई दी। एंटी मेकअप ने भांडा फोड़ दिया है। हमारे बॉस ने दुरुस्त कहा था कि मोटर बोट में जान लड़ाकर हमारे आदमियों को मारने वाला कोई आशिक नहीं हो सकता। वैली को हमसे छुड़ाकर ले जाने वाला हाथ बहुत अहम है। इस हाथ के पीछे कोई बड़ी साजिश है। अब सारा खेल सामने आ गया है। फरहाद की फैमिली वैली के जरिए उसके टेलीपैथी जानने वाली भाई तक पहुंचना चाहती है। तीसरे दरख्त के पीछे से तीसरे शख्स ने कहा, वैली, तुम जहां भी हो, हमारी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे भाई तक रसाई हासिल करने के लिए हम तुम्हें अगवा करना चाहते हैं और यही काम अली तैमूर बड़ी मोहब्बत से कर रहे। जिमी मैथ्यू बनकर तुम्हें धोखा दे रहे। टीम लीडर की आवाज़ गूंजने लगी। हम वैली को ये नहीं कहते कि हम शरीफ हैं, बल्कि ये समझाते हैं कि जिस पर वह भरोसा कर रही है वो बेहद खतरनाक शरीफ है। तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले भाई को हमेशा के लिए बाबा साहब के दारी का गुलाम बना देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा। इस आखिरी फिक्रे के साथ ही उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। अली ने पीछे से आकर एक बाजू में उसकी गर्दन जकड़ ली थी। ज्यादा बोलने का नतीजा यही कुछ होता है। वो अली को बेनकाब करने की खुशी में बोलते वक्त भूल गया था कि अंधेरे में अपनी ही आवाज़ अपनी मौत को बुलाती है। वह टीम लीडर अच्छा फाइटर था, अपनी गर्दन छुड़ाकर जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन अंधेरे में अंधी गोरीला फाइट के दौरान जहानत और तेज रफ्तारी जरूरी होती है। अली ने उसे जवाबी हमले का मौका ही नहीं दिया। गर्दन दबोचते एक लंबे फल का चाकू उसके जिस्म में पेवस्त कर दिया। उसकी खामोशी ने बाकी साथियों को समझाया कि उन्हें मौत वहां खींच लाई है। मुकाबले पर फरहाद का बेटा है। फरहाद की फैमिली से मुकद्दर की पुरानी दोस्ती है। यह अली तैमूर इसलिए भी नाकाबिल शिकस्त है कि अभी कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी मदद कर रहा होगा। वो ख्याल ख्वानी करने वाला पता नहीं कैसे हमारी निशानदेही कर रहा है और अली हमारे लोगों को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। वो तादाद में 12 थे, जिनमें से 9 मारे गए थे। बाकी 3 ने वहां से भाग जाने में खैरियत समझी। अली अपनी पोजीशन बदलकर एक पत्थर के पास आया। वहां बैठकर थोड़ी देर तक किसी हमले की तवक्को करता रहा। फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर एक तरफ फेंका। कीचड़ में धप से पत्थर के गिरने की आवाज़ आई। ऐसे में कोई भी आवाज़ की सिमत गोली चला सकता था, लेकिन कहीं से फायरिंग नहीं हुई। अली ने दूसरी बार एक टॉर्च को पत्थर के ऊपर रखा, फिर उसे रोशन करके ही वहां से लुढ़कता हुआ दूर जाने लगा। उस टॉर्च की रोशनी को जरूर फायर होना चाहिए था, लेकिन वहां मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। इस तरह यकीन किया जा सकता था कि बाकी दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए हैं, मगर अली इतनी आसानी से मुतमईन होने वाला नहीं था। जिस तरह वो चालें चलता था, उसी तरह दुश्मन भी फरेब देकर उसे गोली मार सकते थे। वो थोड़ी देर तक एक दरख्त से लगा खड़ा रहा। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। भागने वालों ने ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर तलब किया होगा। अली देखना चाहता था कि दुश्मन मैदान छोड़ रहे हैं या उन्हें मजीद मदद पहुंचाई जा रही है। उसने 70 डिग्री पर एक ट्रेसर गोली चलाई। चंद सेकंड के बाद ही वो पूरा इलाका दूर तक रोशन हो गया। उस रोशनी में बहुत दूर एक हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लटकती हुई दिखाई दी। 3 आदमी उस पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे थे। वह शूटिंग टारगेट से बहुत दूर थे, इसलिए अली ने उन्हें जाने दिया। हेलीकॉप्टर के जाते जाते रोशनी खत्म हो गई, फिर तारीकी छा गई। उसने पत्थर पर रखी हुई टॉर्च को उठाकर आवाज़ दी, वैली कहाँ हो, आ जाओ। वो कुछ फासले पर एक पत्थर के पीछे से उभरी। बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया था। आसमान से बरसता हुआ पानी उसके बदन को धो रहा था। अली ने टॉर्च बुझा दी। नज़ारा गुम हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया। चमकती हुई बिजली ने बताया कि वो करीब पहुंच गए। उसने अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा कोट है, इसे पहन लो। वो हाथ बढ़ाकर कोट लेते हुए बोली, कैसे पहनूं, अंधेरा है, टॉर्च रोशन करो। अली ने ज़मीन की तरफ रोशनी की। वो बोली, मेरी तरफ रोशनी करो। अली बोला, औरत का हुस्न छुपने में है, मेरे कोट में छुप जाओ। वो बिल्कुल करीब आकर बोली, औरत दूसरों से छुपती है, अपने मर्द से नहीं। मैं तुम्हारी चीज़ हूँ, तुम्हें पूरा हक पहुँचता है कि तुम बरसात में भीगते हुए मेरे हुस्न और शबाब को देखो, मुझे आगोश में लो, मुझे प्यार करो, फिर अपने हाथों से एक कोट पहनाओ। वो एक तरफ टॉर्च रोशन नीचे करके चलता हुआ बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। मालूम होता है यहाँ दूर तक आबादी नहीं है।
इतनी देर तक फायरिंग होती रही, पुलिस वाले हमारी मदद को नहीं आए। अंदेशा है कि, वह पीछे पीछे आते हुए बात काट कर बोली, अंदेशा है कि दुश्मन फिर आएंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। तुम मुझे बार बार नज़रअंदाज करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मुझे बता रहे हो कि मैं हसीन नहीं हूं, प्यार के काबिल नहीं हूं। तुम मेरी अनाक को ठेस पहुंचा रहे हो। मैंने 18 बरस तक अपने बदन को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा और तुम इस पर जैसे थूक कर जा रहे हो। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अली ने डांट कर कहा, यू शट अप। क्या तुमने ये नहीं सुना था कि मैं जिमी मैथ्यू नहीं, मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूं। तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले भाई को ट्रैप करने वाला हूं। यह झूठ है। वह दुश्मन मेरा लिबास फाड़ रहे थे, मेरी इज्जत लेना चाहते थे, और तुम इस तन्हाई में मेरी इज्जत की तरफ बढ़ने से इनकार कर रहे हो। मुझे इज्जत आबरू से घर पहुंचाना चाहते हो। मैं उन जलील कुत्तों की बातों पर कभी यकीन नहीं करूंगी। जलील कुत्ते भी कभी भौंक कर सच बता देते हैं कि तुम्हारे घर में चोर आया है। अब मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि दुश्मन मेरे असली चेहरे की तस्वीर ले गए हैं। वह सुबह होने से पहले ही मुझे और मेरे साथियों को बेनकाब कर देंगे। ये रात हम पर भारी है, लिहाजा मैं तुम्हारा साथ छोड़ने से पहले अपनी हकीकत बता रहा हूं। नहीं, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए खुद को दुश्मन जाहिर कर रहे हो। अगर यह हकीकत है तो मुझे दुश्मन भी मंजूर है। मुझे अपने हाथों से जहन्नुम में पहुंचा दो, मगर मेरे घर ना पहुंचाओ। मेरे भाई को ट्रैप करो, मेरे बदले उसकी टेलीपैथी का सौदा करो, मगर मुझे अपनी आगोश में ही रहने दो। अली ने अचानक ही रुककर उसे टॉर्च की रोशनी में देखा, फिर उसके मुंह पर एक तमांचा जड़ दिया। वो पहले हैरान हुई, फिर झुंझलाई। अली ने कहा, मैं तुम्हारे भाई का दुश्मन हूं, मुझसे जितनी भी दुश्मनी करो कम है, मगर तुम बहन होकर उसे मेरे शिकंजे में देखना चाहती हो। क्यों? तुम्हें भाई से क्या दुश्मनी है? क्या उसने तुम्हें बहन नहीं समझा? तुम्हें भाई का प्यार नहीं दिया? अगर उसने भाई के तमाम हकूक दिए और देता रहता है, तो तुम कैसी बहन हो जो मेरी आगोश में हवस पूरी करने के लिए मोहब्बत करने वाले भाई से दुश्मनी कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मैं भाई की दुश्मन नहीं हूं, खुदा गवाह है। सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही थी। मेरे अंदर ये यकीन पुख्ता है कि तुम्हारे जैसा फरिश्ता मेरे भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ साहिल की तरफ ले जाने लगा। ऐसे वक्त दिमाग पर दस्तक हुई। लैला ने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं जंग के दौरान वैली के दिमाग में थी और सोनिया को रिपोर्ट पहुंचाती रहती थी। कई बार जी में आया किसी तरह तुम्हारे काम आऊं, लेकिन सोनिया ने सख्ती से मना कर दिया। तुम दोनों भाई दुश्मनों से निमटने के दौरान टेलीपैथी का सहारा नहीं लेते हो। मैंने आज पहली बार मौजूद रहकर तुम्हारी गोरिल्ला जंग देखी है बेटे, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। शुक्रिया आंटी, काम की बात बताएं। मैंने सोनिया को बता दिया है कि तुम्हारी असलियत दुश्मनों पर खुल गई है। सोनिया ने कहा है, अब हालात तेजी से बदलते रहेंगे। दुश्मन हमारी इस कमजोरी से पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। मौजूदा हालात में मम्मा क्या चाहती हैं? मैं दूसरी बार तुम्हारी मम्मा के पास गई तो कोई औरत उनके दिमाग में कह रही थी कि मादाम सोनिया, तुम्हें इत्तला देने के लिए अर्ज है, अली तैमूर हमारी नजरों में आ गया है, हम उसे किसी तरह से ट्रैप कर सकती हैं। सोनिया ने कहा, फिर तो फौरन ट्रैप कर लेना चाहिए था। मेरे पास क्यों आई हो? तुम बहुत मगरूर हो। समझती हो फरहाद की फैमिली का कोई मेंबर कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आएगा। ये तमाशा अभी तुम देख कर आ रही हो। तुम्हारे आदमी अली तैमूर के हाथों मारे जा रहे हैं, वहां से मायूस होकर ये देखने आई हो कि सोनिया कहाँ है और किस भेस में है। यहां भी तुम्हें मायूसी हो रही है। वह दिमाग में आने वाली बोली, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे अंदर कुछ रूहानी ताकतें हैं। मैं तस्लीम करती हूँ तुम्हारे जरिए ये देखना चाहती थी कि किस घर में या किस इलाके में हो, मगर तुम्हारी चारों तरफ धुंध छाई हुई है। अब सांस रोकूंगी तो इस धुंध से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो जाओगी। प्लीज सांस ना रोकना, मैं एक समझौते के लिए आई हूँ। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम कहोगी हमारी तुम्हारी मंजिल एक है। हम वैली के टेलीपैथी जानने वाले भाई पाल हॉपकिन को काबू में करना चाहते हैं। हमारे आपस के झगड़े में वो हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल यही बात है। तुम वाकई ज़हीन हो सोनिया। तुमने हमारे तुम्हारे मुश्तरका नुकसान को समझ लिया है। हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से वाकफियत ज़रूरी है। तुम मुझे जानती हो, मैंने तुम्हें अपने दिमाग में जगह दी, तुम भी मुझे अपने दिमाग में आने दो। वास्ते वो बोली, क्या तुम मुझे नादान समझती हो? सोनिया ने सांस रोक ली। वह दिमाग से निकल गई। फिर उसने कितनी ही बार सोनिया को मुखातिब किया, उसके दिमाग में आने की कोशिश की, लेकिन उसे दिमाग में जगह न मिली। लैला ये रुदाद अली को सुना रही थी। वो कह रही थी, बेटे अली, मैं हैरान हूँ तुम्हारी मामा को कैसी रूहानी ताकतें हासिल हैं। मैं उनके दिमाग में थी, ऐसे में वो दूसरी ख्याल ख्वानी करने वाली सिस्टर सोनिया के अंदर आने में नाकाम हो रही थी। मेरी मामा को समझना शायद नामुमकिन है। आंटी ये बताएं वो मेरे लिए क्या कहती हैं। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ के हुक्काम और फौज के आला अफसरान सोनिया को ब्रायन वुल्फ के साथ न्यूयॉर्क में देख रहे हैं। कोई इधर सिस्टर पर शुबा नहीं करेगा कि वो साइमन मैथ्यू की वाइफ बनकर बाल्टीमोर के साहली इलाके में रहती हैं। अलबत्ता ये यकीन किया जाएगा कि तुम साइमन के बेटे जिमी मैथ्यू बनकर धोखा दे रहे हो। इन हालात में तुम्हें बाल्टीमोर वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मा जिमी मैथ्यू की मां की हैसियत से बयान देंगी कि तुमने कहीं से फोन पर इतला दी थी। तुम एक गर्लफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाओगे। वो बोला, इसका मतलब है मुझे जिमी मैथ्यू का मेकअप खत्म कर देना चाहिए। वो वैली के साथ चलता हुआ मोटर बोट में वापस आ गया। लैला ने कहा, कुतुबनुमा के जरिए सिमतों को समझो और दिलावीर की बंदरगाह तक जाओ। वहां बाबा साहब के दारे के 2 अफराद तुम्हारे मुंतजिर हैं। वैली का क्या होगा?
तुम दिलावीर पहुंचकर इससे अलग हो जाओगे। अगर दुश्मनों ने यह जाहिर किया कि वैली तुम्हारे साथ है तो हम उसके बाप को इतला देंगे कि वो अपनी बेटी को दिलावीर जाकर ला सकता है। इसका मतलब है हम उसके भाई पॉल तक पहुंचने में नाकाम रहेंगे। हर मैदान में कामयाबी नहीं होती। जब नाकामी होती है तो नाकामी भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। आप दुरुस्त कहती हैं। वैसे अभी हम पूरी तरह नाकाम नहीं हुए हैं। अब मैं अपने तौर पर एक गेम खेलने जा रहा हूँ। आपसे दिलावीर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। वो चली गई। अली ने कहा, वैली तुम मोटर बोट चलाओ, थोड़ी देर बाद मैं स्टीयरिंग संभालूंगा। वैली ने बोट को स्टार्ट किया, फिर ड्राइव करने लगी। अली ने सीट के नीचे से कुतुबनुमा निकाल कर उसे दिया। वो बोली, ये तो गुम हो गया था। मैंने तुम्हें अगवा करने के लिए झूठ कहा था। अब इसके जरिए सिमतों को समझते हुए शुमाल मशरिक की तरफ चलो। क्या आप मैरीलैंड वापस नहीं जाओगे? नहीं, मैं एक बार फिर तुम्हें अगवा करके दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। वो बातों के दौरान मेकअप बदलने का सामान सीट के नीचे से निकाल रहा था। मौजूदा मुहिम पर रवाना होने से पहले उसने ऐसी तमाम ज़रूरियात का सामान रख लिया था जो अब काम आ रहा था। जब वो जिमी मैथ्यू का मेकअप उतारने लगा तो वैली कभी कभी सर घुमाकर उसे हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, अब यकीन आ रहा होगा कि मैं जिमी नहीं हूँ? वो बोली, बेशक तुम जिमी नहीं, और मैंने जिमी के नाम से नहीं, तुम्हारी शख्सियत से और शराफत से प्यार किया है। तुम XYZ कोई भी हो, बुनियादी बात एक ही है कि तुम एक सच्चे इंसान हो। उसने एक लिबास निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे पहन लो। बड़ी देर तक बारिश में भीगती रही हो, ये गीले कपड़े नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें भी लिबास बदलना चाहिए। मुझे देर लगेगी क्योंकि दूसरा मेकअप भी करना है। प्लीज़ ये ना करो। तुम्हारा असली चेहरा बहुत ही पुरकशिश है। मैं जी भर के देखना चाहती हूँ। अब तो पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस जी भर के मेरी तस्वीरें देखती रहेंगी। थोड़ी देर पहले मेरी तस्वीर उतारने वाले मुझे बेनकाब कर रहे होंगे। उनके लिए बेनकाब करने से क्या होता है? तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ हूँ। अगवा की कोई वारदात तुमने नहीं की। तुम्हें पता नहीं, फरहाद अली तैमूर के बेटे बेजुर्म के मुजरिम हैं। हमें चेहरा बदल कर रहना पड़ता है। ऐसी कोई मजबूरी है तो मेरे लिबास बदलने तक ऐसे ही रहो। मैं थोड़ी देर में जितना देख सकूंगी देखती रहूंगी। वो स्टीयरिंग सीट छोड़कर पीछे आ गई। अली ने आगे आकर स्टीयरिंग संभाल ली। उसने बर्क रफ्तारी और चाबुक दस्ती से अपना लिबास इस अंदाज में तब्दील किया कि अली को अंदाजा न हो सका। फिर वो अली से मुखातिब हुई, मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता है, दूसरे लम्हे में प्यार भी आ जाता है। मैं समझ लेती हूँ कि तुम मुझे बुराई से और गुमराही से बचा रहे हो। तुम भी मुझे बचाओ, अपनी गिरफ्त से आज़ाद करो ताकि मैं अचानक आ धमकने वाले दुश्मनों से खुद को छुपा सकूं। मुझे मेकअप करने दो। वह फिर स्टीयरिंग सीट पर आ गई। अली ने पीछे आकर लिबास तब्दील किया, फिर अपने चेहरे पर आर्जी मेकअप शुरू करते हुए बोला, मैं जो सवाल करूंगा उसका दुरुस्त जवाब दोगी। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं अपने अली से झूठ बोलूंगी? अब नहीं सोचूंगा। क्या तुम्हारा भाई पॉल ख्याल ख्वानी के जरिए तुमसे कभी बातें करता है? वो तो मुझे बचपन से चाहता है। जब टेलीपैथी का इल्म हासिल करने जा रहा था तब उसने कहा था कि मेरे दिमाग में हर वक्त आकर बातें करेगा, लेकिन उसके बड़ों ने उस पर पाबंदियां आयद कर दी। उसे समझाया कि कोई भी दुश्मन मेरे दिमाग में आकर पॉल की बातें सुन सकता है, जबकि पॉल की टेलीपैथी का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। यानी वो तुमसे रब्ता नहीं करता है, चुपके से आता है। जब उसने ये इल्म हासिल कर लिया तो मुझसे पूछा, बताओ मैं इस खुशी में अपनी बहन को क्या दूं? मैंने कहा, भाई जो भी देगा वो बहन के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। वो बोला, नहीं, अपनी जुबान से मांगो। मैंने ज़रा सोच कर कहा, हर लड़की अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी चाहती है। जब मैं किसी को लाइफ पार्टनर के लिए पसंद करूं तो तुम उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना कि वो सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत और वफा करेगा या नहीं। अली ने पूछा, तुम पिछली रात से मुझे पसंद करी हो, क्या तुमने अपने भाई को मेरे मुतालिक नहीं बताया है? वो ज़रा चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी तो मर जाऊंगी। भाई मेरे पास आया था। कब आया था? जब तुमने मुझे तमांचा मारा था। उससे पहले मैं भाई को तमाम रुदात सुना रही थी कि किस तरह तुम मेरे जान की बाजी लगाते आ रहे हो और किस तरह मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूँ। मैंने भाई की मौजूदगी में कहा था कि तुम मेरे जरिए मेरे भाई को ट्रैप कर लो, मगर मुझे हमेशा अपने साथ रखो। ये सुनते ही तुमने मुझे मारा था और मुझे भाई की मोहब्बत का एहसास दिलाया था। यह सुनकर भाई पॉल ने मुझसे कहा, यह सच्चा और खरा इंसान है। तुमने लाइफ पार्टनर के लिए सही आदमी का इंतखाब किया है। लेकिन जब मैंने बताया कि तुम अली तैमूर हो तो वह तशवीश में मुब्तला हो गया है। पॉल से कहो मुझसे बात करे। वह भी नहीं है, थोड़ी देर में आएगा। अली के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसके दिमाग में तेजी से ये बातें आने लगीं कि वह अपनी बहन के आइडियल को अहमियत देता तो अली से दो बातें ज़रूर करता। वह हुकूमत का वफादार है, वह अपने मुल्क और कौम के मुकाबले में बहन के महबूब को कभी अहमियत नहीं देगा। शायद वह अपने बड़ों को, फौज के जर्नल और कर्नल को बताने गया है कि अली तैमूर चूंटी की तरह एक चुटकी में आ गया है। वह समुंदर के बीच में है, अभी उसके लिए फरार का रास्ता नहीं है, लिहाजा उसे बहरिया और फिजाइया के फौजी जवानों के जरिए घेर कर गिरफ्तार किया जा सकता है। वैली ने सर घुमाकर देखा, वह लिबास बदल चुका था। एक तरफ देखता हुआ सोच में डूबा खड़ा था। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या मेकअप के जरिए खुद को नहीं छुपाओगे? वो उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए बोला, इधर आओ, मुझे ड्राइव करने दो। वो उसे हटाकर उसकी जगह आ गया। वह तकलीफ से कराते हुए बोली, कैसे संगदिल हो, पकड़ के खींच लिया। क्या फूल को पकड़ना भी नहीं आता? उसने खामोशी से मोटर बोट को घुमाया।
सिम तो बदल कर जाने लगा। वो बोली, क्या रास्ता बदल रहे हो? उसने कुतुबनुमा को जेब में रखते हुए कहा। हाँ, हमारे सामने कोई सिमत नहीं है। देखें, मोटर बोट हमें कहाँ ले जाती है। कुतुबनुमा क्यों नहीं देखते? मैं सिमतों को समझूंगा तो पॉल तुम्हारे जरिए हमारी मंजिल को समझ लेगा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे भाई पर एतमाद नहीं है? ये अपने भाई से पूछो, वह तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता है और मैं तुम्हारी चाहत हूं। फिर भी उसने मुझसे कोई सलाम दुआ नहीं की, हेलो भी नहीं कहा। मेरा नाम सुनते ही तशवीश में मुब्तला होकर चला गया। आखिर वो कहाँ गया है? मैं तो इन हालात में खतरा महसूस कर रहा हूँ। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा। मैंने सोचा था भाई मसरूफ रहता है, किसी काम से चला गया है, लेकिन जाते जाते तुम्हें विश कर सकता था, खुशी का इजहार करके कह सकता था कि अभी आकर बातें करेगा। तुम दुरुस्त हो अली, तुम्हें खतरा पेश आ सकता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम मोहब्बत के मारे परेशान हो, मेरे लिए फिक्रमंद हो, यही बहुत है। भाई आएगा तो मैं झगड़ा करूंगी, यह बुरी बात है। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे झगड़ा न करो, प्यार से समझाओ। मैंने अभी अपना रास्ता बदल दिया है। ये रास्ता मेरी सलामती और उनकी तबाही की तरफ जाता है। पॉल को यकीन ना हो तो अपने जनरल से पूछ लो। अब से पहले बारहा ऐसा हो चुका है। मैं बीच समुद्र में भी बच निकलूंगा, इसके बाद हमेशा के लिए पॉल का दुश्मन बन जाऊंगा। लिहाजा वो दोस्ती का रास्ता इख्तियार करे। वो बोली, तुम बीच समुद्र में किस तरह बच निकलोगे? ये तुम नहीं, तुम्हारा भाई दिमाग में रहकर पूछ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं पूछ रही हूँ। अभी मैं साबित कर दूंगा कि पॉल तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। तुम स्टीयरिंग सीट पर जाओ। वह सामने वाली सीट पर आ गई। अली ने पीछे आकर कहा, तुम उस वक्त तक पीछे सर घुमा कर ना देखना जब तक मैं तुम्हें मुखातिब ना करूं। मेरा दिल चाहे तब भी ना देखूं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो दिल चाहने के बावजूद नहीं देखोगी, आगे देखते हुए ड्राइव करती रहोगी। अगर पलट कर देखने पर मजबूर हो जाओ तो समझ लेना तुम्हारा दिमाग भाई के कंट्रोल में है। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद रहूंगी। वो आगे विंड स्क्रीन के पार समुद्र को देखते हुए ड्राइव करती रही। पीछे से कभी कभी कुछ आवाजें आती रहीं। तजस्सुस पैदा होता रहा कि वो क्या कर रहा है। कई बार यह सोच पैदा हुई कि किसी तरह मालूम करना चाहिए वो क्या कर रहा है, लेकिन वह बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अपने तजस्सुस को दबाती रही। अपने महबूब की मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल करने से इनकार करती रही। तब उसे पॉल की आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरी लाडली बहन हो। वो खुश होकर बोली, ओ ब्रदर, तुम आ गए। खुशी का इजहार ना करो। अली को मेरी मौजूदगी के मुतल्लिक ना बताओ। क्यों ना बताऊं? वो एक अजीम इंसान है। वो कभी अजीम नहीं होता जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आता है। तुम उसे गलत समझ रहे हो। बहन, तुम नादान हो। तुम्हें पता नहीं, ये अपनी दूसरी माँ सोनिया के साथ हमारे मुल्क के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ख़त्म करने या उन्हें अपनी तरफ माइल करके दोस्त बनाने आया है। यह तो अच्छी बात है, तुम दोस्त बन जाओ और अपने मुल्क का दुश्मन बन जाओ। क्या तुम्हें अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत नहीं है? ज़रूर है। तो फिर पीछे देखो वो क्या कर रहा है। अचानक ऐसा कहने से वो सर घुमाने वाली थी, फिर फौरन ही खुद को ऐसा करने से रोक लिया। फिर नाराज़ होकर बोली, भाई, अभी मेरी जुबान झूठी हो जाती। मैंने वादा किया है जब तक अली मुखातिब नहीं करेगा मैं पीछे नहीं देखूंगी। तुम्हें देखना चाहिए, मुल्क और कौम की खातिर ये मालूम करना चाहिए कि वो किस तरह अपने बचाव की तदबीर कर रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं देखूंगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने कभी तुम पर जबर नहीं किया। अभी चाहूँ तो जबरन तुम्हें देखने पर मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र करना चाहता हूँ कि बहन अपने भाई की हर बात मान लेती है। हाँ, मैंने सुना है टेलीपैथी जानने वाले किसी के भी दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे जबरन अपना काम कराते हैं, लेकिन मैं तो बहन हूँ, इसलिए तो कहता हूँ मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या अली को इसी समुद्र में घेर लिया जाएगा? उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा? हाँ, यहाँ से कई हेलीकॉप्टर परवाज कर चुके हैं। फौज की तेज़ रफ्तार बहरी कश्तियाँ भी चल पड़ी हैं। तमाम साली बंदरगाहों में फौज पहुँच रही है। जनरल साहब कह रहे थे कि फरहाद के बेटे शैतानी दिमाग रखते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाए, तब भी वो फरार का रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है। वैसे तुम मेरा बहुत वक्त ज़ाय कर चुकी हो। मैं 3 तक गिनता हूँ, उसके बाद उधर जबरन तुम्हारा मुंह फेर दूंगा। वो यकबारगी चीख कर बोली, मुझे सर घुमाने से रोक को खतरा है। यह सुनते ही पॉल ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया, फिर उसके सर को घुमाना चाहा, लेकिन उसके मुकाबले में अली बर्क रफ्तार था। वैली की दोनों कनपट्टियों को 2 हाथों में जकड़ लिया था। वो बहन का सर घुमाना चाहता था, यह सर को घूमने और वैली को अपनी तरफ देखने नहीं दे रहा था। उसे कह रहा था, पॉल, तुमने दोस्ती का मौका गंवा दिया। तुम्हारी हरकतों से पता चल गया है कि तुम मुझे किसी साहिल तक पहुंचने नहीं दोगे। मुझे यहीं घेरा जाएगा। वह वैली की जुबान से बोला, हाँ, यहीं घेरा जाएगा। तुम मेरी बहन को बेवकूफ़ बनाकर मेरे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यह तुम्हारी खुशफहमी है। मैं चाहूँ तो अपने घर में बैठकर तुम्हारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इतनी दूर आने की जहमत न करता। फिर सबसे पहले तुम्हारी बहन की इज्जत को नुकसान पहुंचाता। लेकिन तुम जैसे लोग मोहब्बत और शराफत की जुबान बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हारे कितने ही टेलीपैथी जानने वाले हमारी मुट्ठी में आ गए हैं, फिर भी वो जिंदा सलामत हैं, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की जुबान समझ ली। हम किसी टेलीपैथी जानने वाले को कत्ल करना नहीं चाहते, सिर्फ उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं जो ये गैर मामूली इल्म हासिल करके अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे तमाम मुल्कों को नुकसान पहुंचाती हैं, बेगुनाह अफराद को कत्ल करते हैं। पॉल ने कहा, क्या तुम यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने नहीं आए हो?
ऐसी शैतानी मशीन 1000 बार बनाई जाएगी, 1000 बार उसे तबाह करूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब हो या ट्रांसफार्मर मशीन, दोनों ही तमाम दुनिया के लिए तबाहकुन है। तो फिर अपनी टेलीपैथी जानने वाली माँ को पहले ख़त्म करो। मेरी माँ के खिलाफ एक भी इल्ज़ाम साबित करो, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे माँ बाप के कारनामों का रिकॉर्ड हर मुल्क में है। यह रिकॉर्ड बताता है कि मेरे वालिदैन हक के लिए बातिल से जंग करते रहे हैं और टेलीपैथी के जरिए जबर करने वालों को हलाक करते आए हैं। मैं अभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। वैली को छोड़ दो, मैं देखना चाहता हूं तुम किस तरह बच निकलना चाहते हो। मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, अपनी अकल से काम लो। अकल कहती है तुम साहिल की तरफ नहीं जा सकोगे। बहरी फौज के जवान तेज़ रफ्तार कश्तियों में पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारी मदद के लिए कोई हेलीकॉप्टर या आसमानी मदद नहीं पहुंचेगी। हमारी फ़िज़ाई फ़ौज के जवान हेलीकॉप्टरों और तैयारों में आ रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि गोताखोरी करो, समुंदर के अंदर ही अंदर किसी साहिल तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन मैं वैली के जरिए इस कुतुबनुमा को देखकर मालूम कर चुका हूं कि तुम किसी भी साहिल से मीलों दूर हो। वहां तक तैरते हुए कोई सुपरमैन भी नहीं जा सकता। तो फिर परेशान क्यों हो? बकवास मत करो। हमारा जनरल तुम लोगों को नाकाबिले गिरफ्त कहता है। मैं देखना चाहता हूं तुम किस तरह गिरफ्त में नहीं आओगे। ये थोड़ी देर बाद देख लोगे। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पॉल ने कहा, अब तुम्हारी एहतियाती तदाबीर को समझ लूंगा। हेलीकॉप्टर से किसी के जरिए देखूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। वो बहन को छोड़कर फिजाई फौज के एक अफसर के पास पहुंचा। वो एक हेलीकॉप्टर में था। उसने कहा, तुम सही जगह पहुंच रहे हो। सर्च लाइट के जरिए देखते जाओ, तुम्हें एक मोटर बोट दिखाई देगी। उसकी स्टीयरिंग सीट पर मेरी बहन वैली है। अफसर ने हुक्म दिया, हेलीकॉप्टर को शुमाल मशरिक की तरफ परवाज कराओ और इसी सिमत सर्च लाइट रोशन करो। उसके हुक्म की तामील की गई। 5 मिनट के बाद ही दूर वसीऔरी समुंदर के सीने पर एक तनहा मोटर बोट नजर आई। अफसर ने दूरबीन से देखा, एक लड़की मर्दाना लिबास पहने स्टीयरिंग सीट पर थी। पॉल ने कहा, मैं तुम्हारे जरिए समझ रहा हूँ। वो मेरी बहन है। उसके पीछे अली को देखो, वो क्या कर रहा है। अफसर ने कहा, उसके पीछे कोई चीज़ है जिस पर बड़ी सी चादर पड़ी हुई है। शायद अली ने चादर में खुद को छुपाया है। फौजी अफसर ने ट्रांसमीटर के जरिए दूसरे हेलीकॉप्टरों और तैयारों को इधर आने के लिए गाइड किया। फिर पॉल से कहा, हम अभी करीब पहुंचकर फायरिंग के जरिए उसे चादर हटाने पर मजबूर करेंगे। ऐसे में गोलियां मेरी बहन को लगेंगी। मिस्टर पॉल, इत्मीनान रखो। मेरे मातियत मोटरबोट के माहिर गोलियां बरसाएंगे। तुम्हारी बहन की हर तरह हिफाजत की जाएगी। अली ने चादर के अंदर से हेलीकॉप्टर और तैयारों की आवाज़ें सुनी। वह गोताखोरी के लिबास में था। उसकी पुश्त पर गैस सिलेंडर बंधा हुआ था। उसने दुश्मनों को तजस्सुस में मुब्तला किया था। उन्हें यकीन था कि वो समुंदर में गोता नहीं लगाएगा। ऐसी सूरत में साहिल तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो गोता लगाने के बाद क्या करने वाला है। इस यकीन के बाद उन्होंने अपनी फ़ौज में गोताखोरों को शामिल नहीं किया होगा। अगर वो अली को इस लिबास में देख लेते तो ट्रांसमीटर के जरिए अपने गोताखोरों को तलब कर लेते। अब वो करीब आ रहे थे। जंग शुरू होने वाली थी। ऐसे वक्त वो उसे मौजूदा लिबास में देख लेते तो अपने गोताखोरों को वहां तलब करने और उनके वहां पहुंचने में घंटा आधा घंटा ज़रूर लगता। अली को यकीन था कि वो इतनी देर में हार जीत का फैसला कर लेगा। उन हेलीकॉप्टरों के अलावा एक तैयारा भी परवास कर रहा था जो पानी पर भी उतर सकता था। वह अब तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था। ऐसी वक्त अली ने चादर एक तरफ फेंक कर पानी में छलांग लगा दी। यह चश्मे ज़दन में हुआ। फिर भी बोट पर नजर रखने वालों ने उसे गोताखोरी के लिबास में देख लिया। पॉल ने एक अफसर के दिमाग में हैरानी से कहा, अरे ये तो पानी में गया है, ये तो मर जाएगा। उल्लू का पट्टा, क्या सोच कर गया है। अफसर ने कहा, यह तो समुंदर की तह से मोती निकाल कर लाने वाले खानदान से है। इस खानदान का बच्चा कुछ सोच कर ही अंदर गया है। उसने ट्रांसमीटर ऑन करके राब्ता कायम किया। फिर कोड वर्ड्स अदा करके बहरी फौज के एक अफसर से पूछा, तुम मोटरबोट से कितने फासले पर हो? तकरीबन 1 मील का फासला है। अली तैमूर ने समुंदर में छलांग लगाई है। जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने गोताखोर पानी में उतारो। हमारी टीम में गोताखोर नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी बहरी फौज में गोताखोर नहीं है? हैं, ज़रूर हैं, मगर हमें यह नहीं बताया गया था कि मौजूदा मिशन में उनकी ज़रूरत होगी। फौज के जिम्मेदार अफसरान को यह नहीं बताया जाता कि मैदान जंग में कैसे कैसे हथियारों की ज़रूरत पेश आएगी। क्या तुमने अली तैमूर को तरनिवाला समझा था कि जहाज़ लेकर जाओगे और उसे मोटरबोट से उठा लाओगे? बहरी फौज के अफसर ने नागवारी से कहा, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा कोई जूनियर अफसर नहीं हूँ। तुम अपना फ़र्ज अदा करो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। अभी ट्रांसमीटर के जरिए कॉल करूँगा। हमारे गोताखोर हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, फिर दोबारा ऑन करके अपने गोताखोरों के लिए हेडक्वार्टर से रब्ता करने लगा। अली तैमूर पानी के अंदर था। जंगजू शहजादे ने बड़ी चालाकी से यह मैदान खाली रखा था। पूरी फौज को ताकत के नशे में आते और घेरते हुए देखता रहा था। उन्हें अपनी बेबसी का यकीन दिला रहा था। वह समुंदर से आ रहे थे, आसमान से आ रहे थे, पूरे अमेरिका के मशरकी साहिलों की नाकाबंदी कर रहे थे। ऐसी ज़बरदस्त नाकाबंदी के दौरान वो सोच भी नहीं सकते थे कि शिकार पानी में चला जाएगा। वो अंदर ही अंदर तैरता हुआ ज़रा दूर गया, फिर मोटरबोट के नीचे वापस आया। समुंदर की सतह पर लैंड करने वाला तैयारा मोटरबोट के पास आकर रुक गया था। इस तैयारे में सिर्फ 4 आदमियों की गुंजाइश थी।
उस वक्त वहां पायलट के अलावा 2 फौजी जवान थे। इस तरह तादाद में 3 थे। चौथी सीट वैली के लिए खाली रखी गई थी। वो वैली को मोटर बोट से ले जाने आए थे। अली त्यारे के पास पानी से उभरा, फिर उसके विंग पर चढ़ गया। विंग के साथ पायलट अपनी खिड़की पर नजर आ रहा था। वो खिड़की भी थी और दरवाज़ा भी। उसने लैंड करने के बाद दरवाजे को खोल दिया था और दूसरी तरफ मुंह किए वैली को सवार होते देख रहा था। अली ने उसकी गर्दन से रिवॉल्वर लगाकर कहा, अपनी जगह से हरकत न करना। वो एकदम से साकित हो गया। 2 जवान दूसरी तरफ के दरवाजे पर दिखाई दे रहे थे। एक दरवाजे के अंदर था, दूसरा माहिर मोटर बोट पर खड़ा कह रहा था, मिस वैली, उसके इंतजार में हमारा वक्त बर्बाद ना करो। वो बुजदिल था, तुम्हें छोड़कर भाग गया है। कहने वाले का सर दिखाई दे रहा था। अली ने एक फायर किया तो खोपड़ी में सुराख हो गया। फिर बरक रफ्तारी से दूसरे जवान को गोली मारी। वह चीखता हुआ दरवाजे से बाहर मोटर बोट पर जा गिरा। वैली की चीख सुनाई दी। अली ने पायलट को पकड़कर बाहर खींचा, फिर उसे लात मारकर पानी में गिरा दिया। उसकी सीट पर आकर दरवाजे को बंद किया, दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर दूसरे दरवाजे को लॉक किया। ऐसे वक्त वैली उसे देखकर खुशी से चीख पड़ी, ब्रावो अली, ब्रावो, तुमने कमाल कर दिया। दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूं। वो जैसे बहरा हो गया। ऐसे वक्त किसी मोहब्बत करने वाली हसीना की आवाज़ कानों तक नहीं पहुंचती थी। उसने त्यारे को आगे बढ़ा दिया। वो चीख चीख कर पुकारने लगी, अली रुक जाओ, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है, मुझे साथ ले चलो। त्यारा समुद्र की सतह पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। वो त्यारे को दूर जाते देखकर भूंसा दिखा दिखा कर कहने लगी, आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है, तुम जलील हो, कमीने हो। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मुझे अपनों में शर्मिंदा होने के लिए छोड़ कर जा रहे हो। आई हेट यू। खुदा करे तुम्हारा त्यारा गिरकर इससे पहले कि बद्दुआ पूरी होती। उसने अपने हाथों से अपने मुंह को दबा लिया, फिर इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं गुस्से में बोल रही थी। गुस्सा भी है, मगर मेरे दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। ये कहकर उसने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाया। इसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। बहरी फौज का अफसर अपने जवानों के साथ मोटर बोट के करीब पहुंच गया था। उसने जहाज के अर्शे से दूरबीन लगाकर देखा। उसे मोटर बोट में फिजाइया के 2 जवानों की लाशें नजर आईं। जहाज का पायलट तैरता हुआ आकर मोटर बोट पर सवार हो रहा था और वैली एक जगह बैठी रो रही थी। बहरिया के अफसर ने फिजाइया के अफसर से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया, फिर कहा, थोड़ी देर पहले तो मुझे ताना दे रहे थे कि मैं अपने साथ गोताखोर क्यों नहीं लाया। अब जरा दूरबीन लगाकर देखो। त्यारे का पायलट गोते लगाकर मोटर बोट में पहुंच रहा है। तुम्हारे 2 जवान मौत की गोद में गोते लगा चुकी हैं। यह है तुम्हारे मैदान जंग में लड़ने का अंदाज। तुम अपने साथ 4 हेलीकॉप्टर्स लाए और एक त्यारा जो पानी में उतरकर वहां से वैली को ला सके। क्या तुम और 2-4 त्यारे नहीं ला सकते थे? अली जो त्यारा ले जा रहे, क्या उसका पीछा हेलीकॉप्टर्स कर सकती हैं? अफसर ने जवाब नहीं दिया। राब्ता खत्म करके दूसरे अफसर से दरियाफ्त किया, हेडक्वार्टर्स वाले क्या कहते हैं? उसने जवाब दिया, जनरल साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। एयरफोर्स के बेस से एमरजेंसी त्यारे परवाज करके कहाँ उसे तलाश करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शुमाल मशरिक या जुनूब मशरिक के समुद्री हिस्सों में ढूंढेंगे। अली के पास पानी में उतरने वाला त्यारा है। वो किसी जजीरे के चट्टानी साहिलों में त्यारे को ले जाकर छुपा सकता है। अफसर को चुप लग गई। अगले 4 घंटों तक शुमाली और जुनूबी समंदर पर, साहिलों पर और छोटे बड़े जजीरों पर फौजी त्यारे परवाज करते रहे। वह बीच समुद्र से बीच मैदान जंग से निकल कर गया था। कोई उसका रास्ता ना रोक सका और कोई वो रास्ता मालूम ना कर सका जिधर वो गया था। अली ने पूरी फौज और इंटेलिजेंस को झंझोड़ डाला था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। सोनिया ने समझ लिया था कि उसका भी मुहासबा होगा। बात सिर्फ सवाल जवाब तक महदूद नहीं रहेगी। वो अपना शुबा दूर करने के लिए एंटी मेकअप कैमरा लाएंगे तो साइमन की बीवी के पीछे छुपा हुआ सोनिया का चेहरा जाहिर हो जाएगा। पहले उसने सोचा था कोई दूसरी ख्यालख्वानी करने वाली रास्ते की दीवार बन गई है। उस दीवार को गिराना कुछ मुश्किल ना था। फिर पता चला पॉल अपनी बहन वैली के दिमाग में रहकर अली की हकीकत जान चुका है। ऐसी सूरत में अब वहां की सरकार से बराह रास्त टकराव हो रहा था। लिहाजा अब साइमन की बीवी बनकर रहना खतरे से खाली ना था। उसने फौरन मेकअप उतारा, एक रेडीमेड मेकअप और गेटअप के जरिए हुलिया तब्दील किया। फिर बंगले के पिछले दरवाजे से निकल गई। ऐसे ही वक्त मैंने आकर पूछा, क्या हो रहा है? ओ फरहाद, हालात तेजी से बदल गई हैं। तुम कहाँ हो? मैं एक वीराने में हूँ। वो वीराना कहाँ है ये ना पूछना, मैं किसी को अपना पता नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, जब भी अपना समझो मुझे बता देना। तुम सबको अपना समझता हूँ और तुम लोगों के बगैर खुद को अधूरा समझता हूँ, इसलिए आया हूँ। अली कहाँ है? उसने तो गजब कर दिया। भेद खुलते एक त्यारे में फरार हो गया है। बहरी बर्री और फिजाई फौज ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। मुझे दोनों बेटों की परवरिश और तरबियत पर नाज है। पता नहीं वो त्यारा लेकर कहाँ निकल गया है। मैं मालूम करूं? प्लीज़ तुम ना जाओ। लैला उसके पास गई है। हाँ, अब तो मेरे खानदान में पर्दे वालियाँ आ गई हैं। मुझे अपने बच्चों के पास जाने से पहले पूछना होगा कि पर्दे का इंतज़ाम है या नहीं। सीधी सी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश ना करो। ये नहीं देखते कि लैला और सुल्ताना ने कितनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। यानी मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मैं चला जाऊं? क्या मेरे पास कांटे चुभ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। लैला और सुल्ताना को तुमसे बराबर राब्ता रहता है। अभी वो किसी भी लम्हे तुम्हारे पास आ जाएंगी।
जहां वो आती हैं वहां मैं आना नहीं चाहता। फिर सोचता हूँ मौजूदा मुहिम में मेरे जितने भी अजीज़ और रिश्तेदार हैं वो दोनों उन सबके दिमागों में आती जाती हैं। मैं उनकी मौजूदगी में नहीं आना चाहूँगा तो फिर तुमसे और अपने बेटों से कभी राब्ता नहीं रख सकूँगा। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तुम ख्वामखा जज्बाती बनकर सोच रहे हो कभी मेरे पास या बेटों के पास उन बहनों की मौजूदगी में पहुंच जाओगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ऐसे वक्त जब भी तुम आओगे तो वो चली जाया करेंगी। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है, ये बताओ अभी मुझे क्या करना है? तुम तो किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की तरह पूछ रहे हो। बोल बच्चा, तेरी क्या मुराद है? पहले तुम पूछते नहीं थे, हालात मालूम करते थे, मशवरे देते थे, फिर जो करना होता वो कर गुजरते थे। तुम तो बाल की खाल निकालती हो। चलो अपने हालात बताओ। वो बाल्टीमोर से वाशिंगटन जाने वाली बस में बैठ गई, फिर तमाम हालात बताने लगी। मैंने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अली फिर अली है, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। उसे इत्मीनान से मुखातिब करूंगा। अब अपने मुतालिक बताओ, ये हुलिया बदलने के बाद क्या इरादा है? वो बोली, मैं तो बचकर निकल रही हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क में सोनिया सानी पर आफत आएगी। उससे अली तैमूर के मुतालिक सवालात किए जाएंगे। मैं अभी उसके पास जाऊँगा। जाने से पहले मेरा काम करो। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले वाशिंगटन में मौजूद हैं। उनका फ़ोन नंबर नोट करो। किसी के ज़रिए फ़ोन करके उनमें से किसी की आवाज़ सुनो, फिर कोड वर्ड्स अदा करके इतला दो कि मैं फ़लाँ बस में सफ़र कर रही हूँ। वो कार लेकर आएँ और मुझे बस के सफ़र से निजात दिलाएं। इस बस का नंबर भी नोट करो। उसने अहम बातें नोट कराईं, मखसूस कोड वर्ड्स बताए। एक बस स्टॉप पर बूढ़ी औरत उतर रही थी। सोनिया ने उसे सहारा देकर उतारते हुए उससे बात की। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई। जब वो बूढ़ी बस से उतर गई तो मैं उसे करीबी टेलीफोन बूथ में ले गया। उससे मतलूबा नंबर डायल कराए। राब्ता कायम होने पर दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। मैं बूढ़ी खातून से रिसीवर रखवा कर उससे शख्स के दिमाग में पहुंच गया। वह पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकना चाहता था। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। लव फॉर एवरीवन, हेट फॉर नो वन। मैं ब्रायन वुल्फ बोल रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, मिस्टर वुल्फ, आपके राब्ता कायम करने से मुझे खुशी हो रही है। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने बस का नंबर बताते हुए कहा, मादाम इस बस में सफ़र कर रही हैं, उनके लिए फ़ौरन कार भेज दो। उन्हें मज़ीद मामलात में तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। उसने अपनी गाड़ी का नंबर और रंग बताया। ये सब कुछ मैंने सोनिया को बता दिया ताकि वो आने वाले मददगार को पहचान सके। इसके बाद मैं सोनिया सानी के पास पहुंच गया। वो न्यूयॉर्क के एक स्केटिंग क्लब में थी। पैरों में स्केटिंग शूज़ पहने बर्फ़ पर कभी दौड़ रही थी, कभी घूम रही थी और तरह तरह से रक्स के अंदाज में बेहतरीन स्केटिंग का मुजाहरा कर रही थी। मैं दिमाग में पहुंचा तो वह रक्स करते करते रुक गई। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, स्केटिंग जारी रखो, अपने आसपास किसी की आवाज़ सुना दो ताकि मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जवान ने आकर कहा, मैंने इतनी खूबसूरत स्केटिंग पहली बार देखी है, तुम रुक क्यों गई? वह मुस्कुरा कर बोली, क्या करूं, कोई पार्टनर नहीं है, आओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो उस नौजवान का हाथ थामकर बर्फ़ पर फिसलने के कमालात दिखाने लगी। मैं जवान के दिमाग में पहुंचकर उसे देख रहा था। स्केटिंग फ्लोर के दो अतराफ शीशे की दीवारें थीं। दीवारों की दूसरी तरफ रेस्तोरां था। मर्द, औरतें और बच्चे मेज़ के अतराफ बैठे खाने पीने के दौरान स्केटिंग का मंजर शीशे के पार दिख रहे थे। बर्फ़ पर सोनिया सानी का साथ देने वाले जवान की एक गर्लफ्रेंड ने उसे मुखातिब किया। मैं आवाज़ सुनकर गर्लफ्रेंड के पास आ गया। वो प्रिंस डैगर के पास खड़ी हुई थी। प्रिंस डैगर मेरा हमशक्ल बना रहता था। उसका ख्याल था सोनिया उसे मेरा हमशक्ल पाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुहब्बत करने लगेगी, जबकि सोनिया ने उसे सोनिया सानी के हवाले कर दिया था। वह बेचारा उसी को अपनी महबूबा समझ रहा था और सोनिया सानी जहानत और मक्कारी में सोनिया से कुछ कम नहीं थी। बेचारे प्रिंस डैगर को बड़ी सफाई से उल्लू बनाकर रखती थी। वो गर्लफ्रेंड अपने साथी को सोनिया सानी के साथ स्केटिंग करते देखकर चल रही थी। उसने प्रिंस डैगर से पूछा, तुम कैसे मर्द हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्केटिंग नहीं कर सकते? प्रिंस ने जवाब दिया, तुम कैसी लड़की हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्केटिंग नहीं कर सकती? वो गुस्से से बोली, तुम मेरा ही सवाल दोहरा रहे हो और तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही हो। मुझे स्केटिंग आती है, लेकिन ऐसी महारत नहीं है जैसी ये दोनों दिखा रहे हैं। तुम्हारे साथ भी यही मसला होगा। वह बोली, एक मर्द को हासिल करने के लिए उसकी तरह बन जाना नामुमकिन है। वो जो चाहता है उसे कुछ हम में से मिलता है, कुछ दूसरी में मिल जाता है। प्रिंस ने उसकी तायद की। वो बड़ी हसरत से सोनिया सानी को देख रहा था। देखने का अंदाज बता रहा था कि वो स्केटिंग करने वाले जवान को रकीब समझ रहे। वो मजबूर था। इस मैदान में अपनी महबूबा सोनिया का साथ नहीं दे सकता था। मैंने एक ही मिनट के बाद देखा वो जवान बर्फ़ पर फिसलते फिसलते अचानक गिर पड़ा था। सोनिया सानी ने उसे उठने के लिए सहारा देते हुए पूछा, क्या बात हो गई? तुम्हारी महारत से जाहिर था कि तुम्हारा तवाज़न नहीं बिगड़ेगा। वो बोला, मैं हैरान हूँ बैलेंस के बावजूद कैसे गिर गया। सोनिया सानी ने दूर खड़े हुए प्रिंस डैगर को घूर कर देखा, फिर जवान से कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी इस फ्लोर पर मिलेंगे। वो फ्लोर से बाहर आकर स्केटिंग शूज़ उतारने और दूसरे शूज़ पहनने लगी। मैं उसके दिमाग में आ गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रिंस ने करीब आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ स्केटिंग नहीं की, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो कमबख्त भी गिर पड़ा। उसने प्रिंस को नागवारी से देखा, फिर पूछा, क्या मुझे नादान बच्ची समझते हो? वह ज़रा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं उसे तुम्हारे साथ बर्दाश्त न कर सका।
इसलिए बेचारे को गिरा दिया। क्या टेलीपैथी का इल्म ऐसी ही जलील हरकतों के लिए होता है? सोनिया प्लीज दूसरे पहलू को देखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जलता कुड़ता हूँ। मैं तीसरा पहलू भी देख रही हूँ। तुम मुझे अपना पाबंद बनाकर रखना चाहते हो। मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी से मुस्कुरा कर बात ना करूं। जो बात कहने की जरूरत नहीं होती उसे टेलीपैथी के जरिए पूरा कर लेते हो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझने वाली गलत होती है, गोया मैं गलत हूं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर मैं सही समझ रही हूं। हाँ, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। मैंने कहा सानिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें सोनिया और अली तैमूर के हालात बताने आया हूं। आप बताते रहे, मैं इससे बातों के दौरान भी सुनती रहूंगी। मैंने उसे मुख्तसर हालात बताए, फिर कहा अब यहां सख्ती से तुम्हारा मुहासबा होगा। तुम मेरी बातें सुन रही हो या प्रिंस से बातें कर रही हो? उसने मुझसे जो रुदात सुनी थी उसे सोच के जरिए दोहराया। यह हैरानी की बात थी कि वो प्रिंस से बातें करने के दौरान मेरी बातें तवज्जो से सुनती रहती थी, लेकिन मैं हैरान नहीं था। यह समझ गया था कि वह इर्तिकाज़े तवज्जो की मश्क करती रही है। ऐसी मश्कें करने वाले जिस बात पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं वो बात हजार मसरूफियात और शोरगुल के बावजूद जहन नशीन हो जाती है। उसने मुझसे कहा मिस्टर वुल्फ, मैं तकरीबन 3 घंटे से देख रही हूँ, सरकारी तौर पर मेरी निगरानी करने वालों की तादाद बढ़ गई है। आप मेरे जरिए उस जवान को देख सकते हैं जो मेरे साथ स्केटिंग कर रहा था। 2 पुलिस अफसर उसे हिरासत में ले जा रहे हैं। मैं देख रहा था वो जवान 2 अफसरों के दरमियान चलता हुआ उस क्लब से बाहर जा रहा था। मैंने कहा बेचारे पर शुबा किया जा रहा है कि वो तुम्हारे खास आदमियों में से होगा और अली तैमूर के मुत्तल्लिक कोई कारआमद मालूमात फराहम कर सकेगा। मैं अपने बंगले की तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे? तुम अपने दिमाग पर बोझ महसूस करोगी। ऐसी बातें ना करें, आप मेरे बाप की जगह हैं और बाप कभी बोझ नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सोनिया तुम्हें बेटी कहती है, हकीकत क्या है? मैं अक्सर सोचती हूँ मेरी हकीकत क्या है। जब मैंने 10 बरस की उम्र से सोनिया बनने की ट्रेनिंग शुरू की थी तो उन्हें सिस्टर कहती थी। एक बार उन्होंने मेरी कारकर्दगी से खुश होकर गले लगा लिया और मुझे बेटी कहने लगी। मुझसे इस अंदाज में कह रही थी जैसे सचमुच तुम्हें जन्म दिया हो। मैं अल्लाह ताला से पहली और आखिरी दुआ मांगती हूँ कि यह सच हो और मैंने उनकी कोख से जन्म लिया हो। लेकिन यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारी सोनिया मम्मा ने कभी शादी नहीं की, फिर माँ कैसे बन सकती हैं? खुदा की कुदरत को कोई नहीं समझ सकता। वो क्लब से बाहर प्रिंस के साथ कार की तरफ जा रही थी। मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। सोनिया सानी की पैदाइश मेरे लिए चैलेंज बन गई थी। क्या सोनिया ने मुझे छोड़कर किसी को अपनाया था? क्या मेरे एतमाद और खुशफहमी को ठेस पहुंचाई थी? ऐसे वक्त मेरे ज़मीर ने पूछा, तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मुझे तकलीफ क्यों पहुंच रही थी। मैंने भी तो उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। वो मेरे लिए तन मन निछावर करती रही, मेरे लिए दुश्वार गुजार मराहिल में जान की बाजी लगाती रही। मेरी जिंदगी में रसवंती से पहले आई और मैंने उसे नज़रअंदाज करके रसवंती को शरीक हयात और अपने बच्चे की माँ बनाया। क्या ये एक औरत की तौहीन नहीं है? क्या सोनिया के सीने में औरत का हसास दिल नहीं है? यह तो उसका कमाल है कि चोट खाकर मुस्कुराती रही, दोस्ती निभाती रही, पारस और अली तैमूर को माँ की मोहब्बत और बेहतरीन तरबियत देती रही। मैं अपनी दास्तान में बड़ा 30 मार खां बनता रहा हूँ। अब दास्तान के मौजूदा हिस्सों में मेरा मुहासबा हो रहा है। जो कुछ मैं करता हूँ उसमें क्या सही था क्या गलत था, और जो गलत था उनके नताइज का सामना मुझे करना पड़ेगा। जहानत और शराफत का तकाजा है कि मैं खुद अपना मुहासबा करूं। बड़ी तकलीफ होती है। अपने माल का हिसाब करते वक्त ये मालूम हो कि हम शैतानी हरकतें करते आए हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सोच समझकर उन शैतानी हरकतों को जायज़ करार देने के लिए मजबूत दलाइल तलाश करने पड़ते हैं या सच्चाई से तस्लीम करना पड़ता है कि ऐसी हरकतें हो गई हैं, अब ना हो। वो गलतियों का दौर था, अब तलाफियों का दौर शुरू होना चाहिए। एक तलाफी तो यूं हो रही थी कि मैं दुनिया वालों से दूर एक वीराने में पहुंच गया। अब मुझे गुमनाम रहकर, अपनों से दूर रहकर इबादत करनी थी और खिदमत खलक भी। चूंकि तन्हाई थी इसलिए ज़्यादा सोचने और अपने गुज़िश्ता अमाल को ज़्यादा समझने का वक्त मिल रहा था। वीराने में रहने के कई फ़ायदे थे। एक तो यहाँ जीना के सिवा कोई नहीं था। ना मैं किसी और को देख सकता था, ना बेलगाम हो सकता था। सब्र करना आ रहा था। कनात पसंदी के फ़वायद नजर आ रहे थे। अपने बुरे अमाल को तस्लीम करते वक्त दूसरों के सामने शर्म आती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं था। शर्म नहीं आ रही थी, इसलिए फ़राख दिली से अपनी पिछली गलतियों को तस्लीम कर रहा था। अब जो सोनिया सानी की हकीकत जानने की बात आई तो इस गलती को भी तस्लीम करना पड़ा कि मैंने माजी में सोनिया की ना और खुददारी को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता रहा उसे कोई दुख नहीं, वो फौलाद है। औरत ख्वाह कितनी ही फौलाद हो, उसे मौत भी ना तोड़ सकती हो, मगर वो मर्द की बेवफाई से टूट जाती है। आज बरसों बाद जवानी की आखिरी और बुढ़ापे की पहली दहलीज पर मैं उसका टूटा हुआ दिल देख रहा था। खुदा मुझे मुआफ़ करे। सोनिया सानी अगली सीट पर बैठी हुई थी। प्रिंस डैगर ड्राइव कर रहा था। उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। थोड़ी दूर जाकर कार के फ़ोन पर इशारा मौसूल होने लगा। सानी ने रिसीवर उठाकर कहा, सोनिया इज़ ऑन दी लाइन। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मादाम पुलिस की गाड़ियां रास्ता बदल रही हैं, आप इनके साथ चली आएँ। कर्नल साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल राइट, मुझे तुम्हारे कर्नल से मिलकर खुशी होगी। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो आर्मी हाउस में पहुंचे। एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में आर्मी के अहम अफसरान बैठे हुए थे। सोनिया सानी वहां पहुंची तो अफसरान अपनी जगह बैठे उसे घूरते रहे। वह जवाबन घूरते हुए बोली, तुम लोगों में इतने एटिकेट नहीं है कि एक खातून की आमद पर ताजीमन खड़े हो जाओ।
अगर 5 सेकंड के अंदर तुम सब खड़े ना हुए तो सोनिया को वापस जाने से तुम्हारी पूरी फौज नहीं रोक सकेगी। कर्नल वॉलबर्ग ने एक पर्दा हटा कर आते हुए कहा, जेंटलमैन प्लीज स्टैंड अप। कर्नल का हुक्म सुनते ही सब खड़े हो गए। एक अफसर ने कहा, हमने आपके हुक्म की तामील की है, वरना एक मुलजिमा के सामने कानून और मुल्क के मुहाफिज खड़े नहीं होते। वो बोली, अगर मैं मुलजिमा हूं तो इल्ज़ाम साबित करो, बैठ जाओ। वो बेख्तियार बैठ गए। वो हंसते हुए बोली, तुम लोग कर्नल के हुक्म पर खड़े हुए थे, एक मुलजिमा के हुक्म से कैसे बैठ गए? वह झीम कर नजरें चुराने लगे। कर्नल ने कहा, बहुत खूब सोनिया, तुम अचानक ही ऐसे नफ्सियाती हमले करती हो कि सामने वाले को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। तुमने न्यूयॉर्क आकर हमारी तमाम तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। हम समझ रहे थे अली तैमूर भी यहीं कहीं छुपा होगा, लेकिन वह मैरीलैंड में था, एक अहम लड़की को अगवा करना चाहता था। हमने उसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। सानिया ने पूछा, मुझ पर क्या इल्ज़ाम है? तुम्हें मालूम था अली कहाँ है? तुम पर धोखा देने का इल्ज़ाम है। मैं तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी नज़रों के सामने आई और 24 घंटे तुम्हारी नज़रों में रहती हूँ। बंगले के बाहर फौज पहरा देती है, बंगले के अंदर टीवी कैमरे और माइक जगह जगह हैं। तुम्हें मेरी एक एक हरकत नजर आती है, तुम मेरी एक एक बात रिकॉर्ड करते हो। साबित कर सकते हो कि मैंने कोई कदम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ उठाया है? अगर नहीं साबित कर सकते तो फिर इल्ज़ाम कैसा? तुमने हमें अपनी तरफ मुतवज्जा रखा था। मैंने दरख्वास्त की थी कि 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर मेरी हरकतें देखते रहो। ये काम दूसरे फौजी जवान कर सकते थे। कर्नल ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम नफ्सियाती हमले करती हो। हमला शऊरी तौर पर तुम्हें ही तवज्जो का मरकज बनाए रहे। कर्नल, ये कहकर अपनी नादानी और नाकामी को ना छुपाओ। तुमने अली तैमूर के लिए पूरे मुल्क में जासूसों का जाल बिछा रखा है, लेकिन वह अभी तक अली तैमूर को गिरफ्तार ना कर सके। अगर वो गिरफ्तार होता तो यहां मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। अली तुम्हारे मुल्क में नहीं है, कहीं नहीं है। तुम उसके और मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकोगे। कर्नल ने गुस्से से कहा, अली यहाँ था, वो हमारे इख्तियार लेकर फरार हो गया है। गुस्सा ना दिखाओ, ऊंची आवाज़ में, मुझे भी बोलना आता है। सीधी सी बात है, साबित कर दो कि अली यहाँ था। कर्नल ने एक तस्वीर उसे देते हुए कहा, यह है अली। न्यूयॉर्क से 80 किलोमीटर के फासले पर एक साहली जंगल है। वो हमारे टेलीपैथी जानने वाले की बहन को अगवा करके इस जंगल में लाया था, वहीं यह तस्वीर ली गई। सानिया ने पूछा, तस्वीर में टेलीपैथी जानने वाले की बहन कहाँ है? उसकी तस्वीर नहीं आ सकी। जब वो अली के साथ थी ही नहीं तो तस्वीर कहाँ से आती? वो लड़की जिसका नाम वैली है खुद गवाही देगी कि अली उसे अगवा करना चाहता था। सानी ने पूछा, वैली खुद गवाही देगी या उसका भाई दिमाग में बैठकर उसकी जुबान से गवाही देगा? कर्नल, हम टेलीपैथी की जुबान गरी तुमसे ज्यादा जानते हैं, कोई काबिल कबूल सबूत पेश करो। यह हमारे साहली इलाके की तस्वीर है। वह तस्वीर को एक तरफ फेंकते हुए बोली, तस्वीर में रात की तारीकी है, चंद घने दरख्त दिखाई दे रही हैं। मुझे याद आया अली एक बार सुंदरबन के जंगल में रात के वक्त दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था। ये उसी जंगल की तस्वीर है। इसे देखकर कोई तस्लीम नहीं करेगा कि अली ने तुम्हारे मुल्क में कदम रखा है। कर्नल ने कहा, मैं जानता था तुम काबू में नहीं आओगी। हम फ्रांस और बाबा साहब के दायरे से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम ब्रायन वुल्फ के साथ अभी एयरपोर्ट जा रही हो। तुम्हें पेरिस तक पहुंचाने के लिए हमने एक त्यारा चार्टर्ड कर दिया है। सरकारी बंगले से तुम्हारा तमाम सामान उठवाकर गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिया है। तुम किसी हीलो हुज्जत के बगैर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? तुम और तुम्हारे हुक्काम जान दे कि फराद की फैमिली फ्रांस के मखसूस त्यारे में सफ़र करती है। मैं किसी और त्यारे में सफ़र करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहती, लिहाजा मैं अभी फ्रांस के सफ़ीर से बात करूंगी। हमें मंजूर है, तुम अपने तौर पर सफ़र कर सकती हो, लेकिन सुबह होने से पहले यह मुल्क छोड़ दोगी। सानी उन्हें दिखाने के लिए टेलीफोन के जरिए फ्रांसीसी सफारत खाना से रब्ता कायम करने लगी। उससे पहले मैंने वहां के सफ़ीर को ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम रूदात सुनाई। फ्रांस का एक त्यारा जो न्यूयॉर्क में मौजूद था वह फ़ौरन सोनिया, सानी और प्रिंस डैगर के लिए मखसूस कर दिया गया। मैंने सोनिया के पास आकर बताया कि सानी और प्रिंस मुल्क छोड़ रहे हैं। वो बोली, मगर वो जिससे मुल्क छुड़वा रहे हैं वो यही मौजूद रहेगी। तुम गजब की चालें चलती हो। नहीं फरहाद, ये मेरी नहीं सानी की चाल है। इसका खातिरख्वाह नतीजा हमारे सामने आ रहा है। मेरी बेटी ने मुझे बड़ी खूबसूरती से यहाँ छुपने का मौका फराहम किया है। उसका त्यारा न्यू फाउंड लैंड के करीब पहुंच रहा है। वहां उसे उतर नहीं होगा क्योंकि ईंधन खत्म हो रहा है। मैंने कहा, न्यू फाउंड लैंड अमरीका के ज़ेरे असर है, वहां अली मुश्किलात में पड़ सकता है। सोनिया ने कहा, सानी और प्रिंस को मुल्क से निकल जाने का हुक्म देकर हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं। सानी से कह दो वो अपना त्यारा न्यू फाउंड लैंड की तरफ ले जाए। लैला उसे रास्ते में बताएगी कि अली ने त्यारे को कहाँ उतारा है। मैंने सानी के पास जाकर ये बात बताई, फिर कहा, अब मैं दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहता हूँ। 2 घंटे बाद आकर खैरियत मालूम करूंगा। बाय द वे, तुम्हारा पैदाइशी नाम क्या है? पैदाइशी नाम सानिया है, सानिया कह लें या सोनिया, सानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके दिमाग से निकल आया। अब ख्याल ख्वानी ख़त्म करना चाहता था। फिर ख्याल आया, मैंने सोनिया से ये नहीं पूछा कि अब वो किस रूप में और क्या करने वाली है। मैं फिर उसके पास आया। वो बोली, क्या बात है? मैं पूछने आया हूँ कि अब तुम्हारे क्या इरादे हैं। हमारी बाजी अधूरी रह गई है। 16 में से 3 टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ आए हैं, कैनी पॉल, जोरा जोरी और मिक्की मैथ्यू। चौथा वैली का भाई है जिसने खेल बिगाड़ दिया है। मैंने चौंक कर कहा, हम एक पहलू को फरामोश कर रहे हैं। तुम साइमन के घर से निकल आई हो। अली जिमी मैथ्यू के रूप में देखा गया था।
ऐसे में मिक्की मैथ्यू पर शुबा किया जाएगा कि हम उसके घर पहुंचकर उसके दिमाग में भी पहुंच गई हैं। वो लोग मिक्की के दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिटा देंगे। तुम सलमान वास्ती यानी सुपर मास्टर अरेरे को भूल रहे हो। उसने और सुल्ताना ने कैनी पॉल, जोरा जोरी और मिक्की मैथ्यू को काबू में रखा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र उन्होंने मिक्की मैथ्यू को ट्रेनिंग सेंटर से निकालकर एक जगह छुपा दिया है। जल्दी उसे पेरिस पहुंचा दिया जाएगा। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने अपनी दानिस्त में सोनिया को न्यूयॉर्क से निकाला है। ये सोनिया फिर न्यूयॉर्क में रहेगी। वह खुशफहमी में रहेंगे कि मेरी तरफ से खतरा टल गया है। जो बाजी अधूरी है वो अपने मुकम्मल अंजाम को पहुंचेगी। मैं इस बाजी में शरीक होने के लिए 2 घंटे बाद आऊँगा। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। हालांकि अभी अपनी जगह कोई नहीं थी। मैं तलाश कर रहा था। मुझे अपनी पसंद का बेराना नहीं मिल रहा था। मैं जीना को साथ लेकर अदीस अबाबा पहुंचा था। वहां मैंने एक बड़ी सी ट्रैलर गाड़ी खरीदी। इस ट्रैलर के अंदर बड़ा सा कमरा बना हुआ था। उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। कच्चे अनाज के अलावा सील पैक डिब्बों में तरह तरह के खाने थे जो महीनों काम आ सकते थे। जब मैं ड्राइव करता तो जीना आराम करती, और जब वो ड्राइव करती तो मैं कमर सीधी करने ट्रैलर में आ जाता, या फिर एक साथ काम करने के लिए हम हाईवे से दूर ले जाकर गाड़ी रोक देते थे। वहाँ रात गुजारते थे, फिर चल पड़ते थे। हमने अदीस अबाबा से 500 मील का फासला तय किया था। पुख्ता रास्ते के अतराफ हद्दे नज़र तक जंगल फैला हुआ था। चूंकि जानवरों पर टेलीपैथी का हथियार असर नहीं करता, इसलिए मैंने रिवॉल्वर और राइफल वगैरह कारतूस की भरी हुई पेटियों के साथ रख लिए थे। उस वक्त हमारा ट्रैलर रुका हुआ था। रात की तारीकी फैली हुई थी। जीना चूल्हे पर खाना तैयार कर रही थी। जिंदगी गुजारने का ये अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया था। यह सफ़र रोमान परवर लग रहा था। मैंने पीछे से आके मोहब्बत से जीना का नरम और नाजुक हाथ पकड़ लिया। वो घबरा कर बोली, क्या करते हो? फ्राई पैन उलट जाएगा, प्लीज छोड़ दो। आदमी भूखा हो तो नहीं छोड़ता, मगर अफसोस अभी छोड़ने से ही खाने को कुछ दोगी। अच्छे बच्चों की तरह डाइनिंग टेबल सेट करो, मैं खाना ला रही हूँ। ट्रैलर के अंदर खिड़कियां ऐसी थी जिनके पट नीचे की तरफ खुलते थे और वह पट मेज की सतह बन जाते थे। निचले हिस्से को खोलने से फोल्ड की हुई कुर्सियां बाहर आ जाती थीं। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। हम साथ बैठकर खाने लगे। खिड़कियों पर शीशे के अलावा मजबूत लोहे की जालियां भी थीं। कोई जंगली दरिंदा शीशा तोड़कर अंदर नहीं आ सकता था। जीना ने कहा कि इतनी गहरी खामोशी और सुकून है शहर के हंगामों से दूर। आकर पता चलता है कि ऐसे सन्नाटे और सुकून में बड़ी राहत मिलती है। मैं समझ रहा था ऐसे जंगल में आकर तुम्हें डर लगेगा। जब तक जंगल में मंगल रहे डर नहीं लगता, और तुम मेरे मंगल हो। मैं हंसने लगा। खिड़की के बाहर दूर तक तारीकी फैली हुई थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह भी थी कि हम अंदर रोशनी में बैठे हुए थे। बाहर से झिंगरों की आवाजें आ रही थीं, या कभी दरख्तों के पत्ते हवाओं की जद में शोर मचाते थे। जीना ने गौर से शीशे के पार देखते हुए कहा, अभी हल्की सी रोशनी झलक रही थी। कहाँ? मैंने खिड़की के पार नजरें दौड़ाईं। दूर तक तारीकी ही तारीकी थी। फिर मैंने भी जलती बुझती रोशनी देखी। मुझे यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो मशालों की रोशनी थी। मुकामी जंगली बाशिंदे मशालों की रोशनी में सफर कर रहे थे या हमारी तरफ आ रहे थे। इस बात का सही अंदाजा नहीं हो सकता था, क्योंकि दूर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे मशालें कभी छुप जाती थीं, कभी नजर आने लगती थीं। उनके रुख का पता ही नहीं चल रहा था। जीना ने कहा, हमारी गाड़ी की रोशनी खिड़कियों के जरिए बाहर जा रही है और रोशनी देखकर इधर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। क्या अफ्रीका के जंगली बंदूक चलाना जानते हैं? ये 20वीं सदी है। इंसान सितारों पर कुमंद डाल रहे। इंसानी तहजीब जंगलों में भी पहुंच रही है। हो सकता है यहाँ के जंगलियों ने भी बंदूक का इस्तेमाल सीख लिया हो। फिर तो गोलियां खिड़की के रास्ते आ सकती हैं। मैंने खिड़की के पास लगे हुए एक छोटे से हैंडल को ऊपर की तरफ उठाया। खिड़की की आहनी जालियां नीचे की तरफ झुक गईं। अब वो खिड़की सद तक खुली हुई थी कि अंदर हवा आ सकती थी। कोई गोली या जहरीला तीर नहीं आ सकता था। वो मुतमईन हो गई। पेट भरकर खाने के बाद बोली, अगर मैं इसी तरह खाती पीती रहूंगी और तुम्हारी आगोश में दिन रात मुसरतें हासिल करती रहूंगी तो मोटी और भद्दी हो जाऊंगी। कम खाया करो और सुबह उठकर जॉगिंग किया करो। रात को खाने के बाद टहलना भी चाहिए, लेकिन इस जंगल में खौफ आता है। अभी तुम कह रही थी मेरी मौजूदगी में डर नहीं लगता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस भयानक जंगल में बाहर चलने को कहूँ। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। मैंने एक राइफल को लोड किया, फाजल मैगजीन को पतलून की दोनों जेबों में रखा। वो बोली, क्या इरादी हैं? मैंने कहा, रात को खाने के बाद जरूर टहलना चाहिए। कम ऑन। ओह गॉड, तुम तो वाकई संजीदा हो गए। तुम भी संजीदगी से समझो। मौत गाड़ी के अंदर भी आ सकती है। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें खौफ को दिल से बाहर निकाल देना होगा। उसने उठकर रिवॉल्वर को लोड किया। उसकी कुछ फाजल गोलियां भी लीं। हमारी गाड़ी की छत पर चारों तरफ हेडलाइट्स लगी हुई थी। मैंने उन सबको ऑन कर दिया, अंदर की रोशनी बुझा दी, जिसके नतीजे में जंगल तो दूर तक रोशन हो गया, लेकिन गाड़ी की छत के नीचे अंधेरा हो गया। दूर रोशनी को देखकर आने वाले ये नहीं देख सकते थे कि हम कहाँ खड़े हैं या किस तरफ टहल रहे हैं। गाड़ी के चारों तरफ चहलकदमी के लिए काफ़ी जगह मिल गई थी। जंगल की ठंडी और ताज़ा हवा में बड़ा मज़ा आ रहा था। हम बातें करते रहे और गाड़ी के अतराफ टहलते हुए दूर तक देखते रहे। तेज़ रोशनी में कभी बंदर दिखाई देते जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ छलांग लगाते थे।
और रोशनी की तरफ देखकर घने दरख्तों में गुम हो जाते। वह बोली, चहलकदमी और हवाखोरी में मजा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है, अंदर चलो। हम अंदर आ गए, दरवाजे को बंद कर दिया, फिर स्विच ऑन करके अंदर रोशनी की। उसने कहा, बाहर की रोशनियां बुझा दो, सिर्फ एक सर्च लाइट को ऑन रहने दो। उसकी बात खत्म होते ही कुछ आवाजें सुनाई दी। हमने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हमारी छत के एन वस्त में एक बहुत ही हसास माइक्रोफोन और स्पीकर लगा हुआ था। मैंने माइक्रोफोन के बटन को दबाया और अंदर के स्पीकर को ऑन किया। बाहर की हल्की आवाजें भी हमें सुनाई देने लगी। तेज हवाएं चल रही थीं, झिंगर बोल रहे थे। इन्हीं के साथ बहुत से बढ़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आने वाले अच्छी खासी तादाद में आ रहे थे। वो शुमाली खिड़की के पास गई। मैं उसकी मुखालिफ सिमत जनूबी खिड़की के पास आया। चारों तरफ हेडलाइट्स की रोशनी फैली हुई थी। हद्दे नजर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने पोजीशन बदलकर दूसरी खिड़कियों से देखा। हमें स्पीकर के जरिए आने वाले कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर वो नजर नहीं आ रहे थे। जीना दूसरी राइफल लोड करने लगी। मैंने कहा, बेशक लोड करो, मगर मैं जब तक सिग्नल ना दूं एक फायर भी ना करना। वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपने तरीकेकार के मुताबिक झाड़ियों के पीछे छुपते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने माइक के बटन को ऑन करके ठहर ठहर कर कहना शुरू किया, ताकि आने वाले थोड़ी सी अंग्रेजी भी जानते हो तो मेरी बात समझ लें। मैंने कहा, मैं आने वालों से कहता हूँ दोस्त बनकर आओ। मैं खुश आमदीद कहता हूँ, प्लीज़ दोस्त बनकर आओ और अपनी आवाज़ सुनाओ, अपनी आवाज़ सुनाओ। मैंने आखिरी अल्फाज बार बार दोहराए। जवाब में किसी तरफ से किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ऐसे में दो ही बातें समझ में आईं। या तो वो छुपकर बिल्कुल करीब आकर मालूम करना चाहते हैं कि हमारी तादाद क्या है, हम मुकाबला करने का हौसला और सामान रखते हैं या नहीं, या फिर आने वाले अंग्रेजी नहीं समझते थे, इसलिए जवाबन खामोश थे। जीना जगह बदलकर दूसरी खिड़कियों के पास जाकर देख रही थी। फिर परेशान होकर बोली, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? ये जंगल के रहने वाले जंगली जानवरों से हमला करने का अंदाज सीखती हैं। शेर अचानक सामने नहीं आता, पहले दूर से धाड़ने की आवाज़ें सुनता है। शिकार को देखने के बाद उसके चारों तरफ कई मील का चक्कर लगाता है, फिर अचानक नजर आता है तो शिकार को संभलने का मौका नहीं देता। हमारे आसपास फैले हुए जंगली यही कर रहे हैं। ये तो हवास पर बोझ बनने वाली बात है। ऐसे ही वक्त कोई जंगली जुबान में बोलने लगा। उसकी बात खत्म होते ही दूसरी सिमत से वही अजनबी जुबान सुनाई दी। फिर तीसरी सिमत से वही बोली उभरी। चारों तरफ से आवाज आने के बाद वो अचानक ही एक साथ जाहिर हो गए। दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से उछल उछल कर चीखने लगे। उनके हाथों में तीर कमान और नेज़े थे। उन्होंने पुरानी फुल पैंट और हाफ पैंट पहनी हुई थी। कितने ही जंगलियों के पास राइफलें भी थीं। ये देखते ही मैंने गाड़ी के अंदर बने हुए एक पैनल का स्विच ऑन किया। गाड़ी के ऊपरी और निचले हिस्सों में छुपी हुई गन्नें बाहर की तरफ निकल आईं। मैंने एक हैंडल के जरिए उन गन्नों का रुख आसमान की तरफ किया ताकि किसी जंगली बाशिंदे की जान ना जाए। फिर मैं मुख्तलिफ बटनों को दबाने लगा। गाड़ी के चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। वह जंगली जो हमारी तरफ आ रहे थे गाड़ी की तरफ फायर कर रहे थे या तीर चला रहे थे, पलट कर भागने लगे। हमारी समझ में यही आया कि वो भाग रही हैं, लेकिन वह दूर जाकर दरख्तों के पास छुप गए। वहां से झांक झांक कर देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि अभी फायरिंग कहाँ से हो रही थी। तेज रोशनी के सबब गाड़ी के चारों तरफ अंधेरा था। फायर करने वाली गन्नें नजर नहीं आ रही थीं। वह थोड़ी देर बाद चीख चीख कर एक दूसरे से बोलने लगे। चूंकि चारों तरफ फैले हुए थे और एक दूसरे से दूर थे, इसलिए चीख कर बातें कर रहे थे। फिर दरख्तों के पीछे से निकल आए। हमने दाएं बाएं और पीछे वाली खिड़कियों से देखा। वो हर तरफ नजर आ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद रुक गए थे और अपने हथियार फेंकते जा रहे थे और सजदा करने के अंदाज में झुकते जा रहे थे। मैंने जीना से कहा, ये सुलह करना चाहती हैं। वो बोली, इनके सरदार को बुलाकर बातें की जा सकती हैं। मैंने माइक के जरिए कहा, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई हमारी जुबान समझता है? मेरी आवाज़ सुनते ही वो फौरन लपक कर अपने हथियार उठाने लगे। हमें बड़ी हैरानी हुई। मैंने फिर एक बार गाड़ी में लगी हुई गन्नों से फायर किया तो भागकर दरख्तों के पीछे चले गए। वो बोली, हमें यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। हाँ, ये रात गुजारने नहीं देंगे। तुम पैनल पर रहो। वो हमारी तरफ आना चाहें तो फायर खोल देना। मैं ड्राइविंग सीट पर जा रहा हूँ। हमारी गाड़ी और ट्रेलर एक लिंकर सुरंग के जरिए जुड़े हुए थे। मैं राइफल और रिवॉल्वर लेकर सुरंग में रेंगता हुआ गाड़ी में आया। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। गाड़ी चलने लगी तो वह दरख्तों के पीछे से निकलने लगे। मैंने इंटरकॉम के जरिए कहा, जीना अभी वो दूर हैं। जब वो हमला करने का अंदाज इख्तियार करें तब तुम फायरिंग शुरू कर देना। मैं ड्राइव करता हुआ गाड़ी और ट्रेलर को हाईवे की पुख्ता सड़क पर ले आया। दो सिमतों से हमारी तरफ फायरिंग हुई। इधर जीना ने चारों तरफ से फायर खोल दिया। वह फिर भागने लगे। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। वह सड़क पर आ रहे थे। फिर हमारी फायरिंग से खौफजदा होकर रास्ता छोड़ रहे थे। हम उनसे दूर निकलते चले गए। 1 मील का फासला तय करने के बाद मैंने इंटरकॉम पर कहा, लाइट्स बुझा दो, जनरेटर बंद कर दो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाना है। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। तमाम रोशनियां बुझा दी। पैनल के बटन को दबाकर तमाम गन्नों को छुपा दिया। इन सब का ताल्लुक जनरेटर से था। बैटरी को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करना था। जीना एक राइफल और मैगजीन लेकर मेरे पास आ गई। साथ वाली सीट पर बैठकर बोली,
हम जंगल के किसी भी हिस्से में रात गुजारना चाहेंगे तो जंगली इंसानों और जंगली जानवरों का खौफ रहेगा। दुरुस्त कहती हो। रास्ते में कोई बस्ती आएगी तो वहां रात गुजारेंगे। मुझे वीराना पसंद है, लेकिन यह पहला तजुर्बा कह रहा है कि वीराने में जितना सुकून है उतना ही खतरा है। खतरात इंसानी आबादी में ज़्यादा होते हैं। हम जिस वीराने में रिहाइश इख्तियार करेंगे वहाँ खतरात से निमटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इंतजाम करेंगे। अच्छा ये बताओ, ड्राइव करोगी? क्यों नहीं, ज़रूर। मैंने आगे जाकर गाड़ी रोक दी, सीट बदली। वो ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोली, सोना चाहो तो पीछे ट्रैलर में चले जाओ, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, करवटें बदलता रहूंगा। वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अब मैं खामोश रहूंगा, ख्याल ख्वानी करता रहूंगा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ एतराज़ है, तुम ख्यालों में डूबे रहोगे और कोई जंगली मुझे उठाकर ले जाएगा। एक मर्द की मौजूदगी में दूसरा मर्द उस वक्त उठाकर ले जाता है जब औरत राजी हो। क्या तुम्हें जंगली पसंद है? वो हंसते हुए मुझे एक हाथ से मारने लगी। मैंने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया।